हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे थे। हम लोगों ने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 करेंगे। दोस्तों, इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम राहुल बरनवाल है। दोस्तों, चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों राजा राम मोहन राय से शुरू करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो वीमेन एजुकेशन था इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग राजा राम मोहन राय से शुरू करेंगे और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, और समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो देखिए, राजा राम मोहन राय के बारे में देखते हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो 1772 से 1783 तक था। ठीक है, इसको पहला मॉडर्न मैन बोलते हैं, पहला आधुनिक व्यक्ति। ठीक है, ये सोशियो रिलीजियस या पॉलिटिकल जो रिफॉर्म हुआ था, सामाजिक आर्थिक धार्मिक सुधार, उसके ये पथ प्रदर्शक पायनियर बोले जाते हैं। ठीक है, इनको एक मुग़ल राजा था अकबर II ने राजा का टाइटल दिया था, तभी इनका नाम राजा राम मोहन राय हुआ। पहले इनका नाम राम मोहन राय हुआ करता था। ठीक है, ये आधुनिक भारत के पहले जो है महान नेता हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये बोलते थे कि भारत का जो फिलॉसफी है, ट्रेडिशनल फिलॉसफी है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए और प्यार करना चाहिए। ठीक है, तो इंडियन फिलॉसफी या ईस्ट का फिलॉसफी, मतलब आपको पता है यहाँ पर अगर ब्रिटेन है तो ब्रिटेन का ईस्ट कौन सा हुआ, पूरा इधर वाला पार्ट हो गया है ना, जिसमें इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना वाइना आएगा। तो ईस्ट में जो ट्रेडिशनल फिलॉसफी है दोस्तों, उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, ये राजा राम मोहन राय बोलते थे। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा आधुनिक मॉडर्न इंडियन कल्चर है, वो बोलते थे कि मॉडर्न कल्चर के थ्रू ही, मॉडर्न कल्चर मतलब वेस्टर्न कल्चर नहीं, मॉडर्न कल्चर जिसमें डेमोक्रेसी हो, जिसका में जो है रेशनलिज्म का बात किया जाए, जिसमें रीजन का बात किया जाए, जिसमें तर्क का बात किया जाए, तो बोलते थे आधुनिक जो मॉडर्न कल्चर है उसी से ही भारत का समाज का पुनरुद्धार या रीजनरेशन हो सकता है। ठीक है, तो जो ईस्ट मतलब इंडिया का जो फिलॉसफी है, जो अच्छे बातें हैं, और वेस्ट का जो अच्छा बात है, दोनों को मिक्सचर का ये बात बोलते थे। ये ब्लाइंडली नहीं बोलते थे कि तुम सिर्फ ईस्ट का फॉलो करो, और ये भी नहीं बोलते थे तुम सिर्फ यूरोप का सुनो, वेस्ट का सुनो। नहीं, दोनों में जो अच्छा चीज़ है, ईस्ट में क्या अच्छा है, वेस्ट में क्या अच्छा है, दोनों को सिंथेसिस करो, दोनों को क्या करो, संश्लेषित करो, अपने में उतारो, है ना। तो इनका जो विचार था दोस्तों, वो रैशनल पे डिपेंड था, रीजन पे डिपेंड था। वो किसी भी चीज़ को रीजन के हिसाब से सोचते थे, और साइंटिफिक टेम्परामेंट इनका था, वैज्ञानिक अप्रोच था। ठीक है, ये सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता की बात बोलते थे, साथ ही साथ ह्यूमन डिग्निटी, मानव के गरिमा की बात बोलते थे, कि मानव जो है वो सुप्रीम है, इसलिए हम लोग जो भी काम करेंगे वो मानव का सम्मान के साथ जुड़ा होना चाहिए। अगर हम सती करवाते हैं तो उससे महिला का जो है अपमान भी होता है, और उससे उसका लाइफ को थ्रेट है, तो हमें सती को बैन कर देना चाहिए। इस तरह से वो अपना विचार रखते थे। इन्होंने अपने विचार को प्रोपेगेट करने के लिए कुछ किताब लिखा, जिसका नाम है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। मोनोथिस्ट मतलब जो एक ईश्वर पे विश्वास करता है। तो ये बोलते थे सब जो भगवान है वो एक ही है, मतलब एक भगवान पे विश्वास रखते थे, जिसको एकेश्वरवाद बोलते हैं। ठीक है, तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो है दोस्तों, वो पर्शियन भाषा में लिखा गया है 1803 से 9 में। साथ ही साथ एक और बुक लिखा गया है जिसका नाम है इसी बुक को जो है दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं तुलफत उल मुवाहिद्दीन। ठीक है, तुलफत उल मुवाहिद्दीन। ठीक है, याद रखिएगा। उसके साथ ही साथ इंग्लिश में इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है परसेप्ट्स ऑफ जीसस। तो क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियन धर्म में, ईसाई धर्म में जीसस क्राइस्ट ने क्या क्या अच्छा बढ़िया चीज़ बोला है, मोरल और एथिकल चीज़, उसी पे ये लोग ये विश्वास करते थे। ना कि उसमें कोई अगर मतलब बहुत काल्पनिक स्टोरी है कि ईसा मसीह 3 दिन बाद जो है ज़िंदा हो गए थे, तो वो सब पे ये विश्वास नहीं करते थे। हाँ, ईसाई धर्म में कुछ बढ़िया चीज़ अगर बताया गया है, जो मोरली और एथिकली और फिलोसफिकली अच्छा चीज़ें, दार्शनिक की बातें हैं, अच्छी बातें बताई गई हैं, तो उस पर ये विश्वास करते थे। ना कि मैरिकल स्टोरी पे। मैरिकल मतलब होता है आश्चर्यचकित या घटना, है ना। इन्होंने अपने विचार को प्रमोट करने के लिए, एकेश्वरवाद, मोनोथिस्ट को प्रमोट करने के लिए आत्मीय सभा, या जिसको आत्मीय सभा भी बोलते हैं, ठीक है, वो शुरू किया था। ये 2 बार हो गया है। ठीक है, तो 1814-15 में, कहीं बुक में 1814 लिखा है, किसी बुक में 1815 लिखा है, किस एकेश्वरवाद के लिए इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, ब्रह्म समाज ने 1828 में थी। आप टाइम पीरियड याद रखिएगा, 1814 में आप आत्मीय सभा, और 1828 में ब्रह्म समाज। ठीक है, तो ब्रह्म समाज क्यों खोला गया था, क्योंकि ये चाहते थे कि हिंदू धर्म में जो भी गलत चीज़ है, जैसे सती है, या फिर भेदभाव है, या जाति व्यवस्था है, तो वो सब को हटना चाहिए, और हिंदू धर्म में सुधार होना चाहिए। ये नहीं बोलते थे कि भैया तुम हिंदू धर्म में परिवर्तन करके कुछ और कर दो। ये बोलते थे कि हिंदू का धर्म जो है बढ़िया है, लेकिन उसमें कुछ कुरीतियाँ, कुछ एविल्स हैं, उसको हमें सुधार करना चाहिए, और हिंदुइज्म को प्योरीफाई करना चाहिए। ठीक है, ब्रह्म समाज को डिवाइन सोसाइटी भी बोला जाता है। ठीक है, या ब्रह्म मतलब होता है गॉड, तो सोसाइटी ऑफ गॉड भी इसको बोल सकते हैं।
ठीक है। तो अपने विचार और आइडिया को प्रमोट करने के लिए, मिशन को प्रचार करने के लिए इन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था दोस्तों। ब्रह्म जो समाज था जिसने जो है राजा मोहन राय को स्थापित किया था, है ना। राजा मोहन राय ने जिस समाज को स्थापित किया था 1828 में, उसके कुछ सिद्धांत थे, कुछ प्रिंसिपल थे कि किस प्रिंसिपल्स पे ब्रह्म समाज डिपेंड था। जैसे गांधी जी का मेन प्रिंसिपल क्या था? ट्रूथ और नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। उसी तरह ब्रह्म समाज का मेन सिद्धांत क्या था? तो इनका जो मेन सिद्धांत था दोस्तों, वो था प्रेयर्स एंड मेडिटेशन। ये प्रार्थना और ध्यान पे विश्वास रखते थे, उस पर बल देते थे। बोलते थे रीडिंग वेदाज एंड उपनिषद, वेद और उपनिषद को पढ़ो। मूर्ति पूजा पे वो विश्वास नहीं करते थे, आइडोलेट्री पे, ठीक है। बोलते थे सभी धर्म बराबर है, एक समान है, यूनिवर्सल रिलीजन। ये जितने भी सामाजिक भेदभाव था, बुराइयाँ था, उसको कुरीतियों को निंदा करते थे। ये ब्राह्मण को जो वर्चस्व उसमें प्राप्त था कि ब्राह्मण ही सबसे सुप्रीम होता है, उस समय सब बोलते थे प्रिस्ट क्लास का डोमिनेशन होता है, पूजा भी वही कराएगा, सब चीज़ वही कराएगा। तो ये बोलते थे ऐसा कुछ नहीं है, वर्चस्व इनका नहीं होना चाहिए ब्राह्मण का, ठीक है। और दूसरे धर्म में अगर बढ़िया बढ़िया चीज़ अगर बताया गया है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, उसको हमें अपनाना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा बात बोलते थे, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय, RRM मतलब राजा राम मोहन राय ने सती को ख़त्म किया 1829 में, ठीक है। और डेविड हेयर जो एक स्कॉटिश जो घड़ी बनाने वाला एक आदमी था, डेविड हेयर स्कॉटलैंड का था, उनको राजा मोहन राय ने मदद किया, और उनके मदद से डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में है इस्टेब्लिश किया, ठीक है, 1817 में, ठीक है। किसके मदद से? राजा मोहन राय की मदद से। क्वेश्चन देगा अगर कि राजा मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना किया, तो वो गलत होगा। स्थापना नहीं किया, इसको सपोर्ट किया। समझ में आ रहा है? डेविड हेयर को। इसके अलावा राजा मोहन राय ने बहुत सारे इंग्लिश स्कूल खोला, वेदांता कॉलेज खोला कलकत्ता में, ठीक है, 1825 में। अब क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, हिंदू कॉलेज पहले हुआ है और ये वेदांता कॉलेज बाद में हुआ है, थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। 1825 में खोला था। तो क्यों खोला था? कि जो वोल्टेयर का फिलॉसफी था, वोल्टेयर कौन था दोस्तों? जो फ्रांस की क्रांति में एक जो है दार्शनिक था, एक फिलॉसफर था वोल्टेयर। तो वोल्टेयर बोला था कि देखिए जो धर्म होना चाहिए और जो राज्य होना चाहिए, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। मतलब धर्म जो है वो राज्य पे इंटरफेयर ना करे, हस्तक्षेप ना करे, और राज्य जो है धर्म के नाम पे इंटरफेयर ना करे। ये कौन बोला था? वोल्टेयर। तो उसी को के बातों को पढ़ाने के लिए वेदांता कॉलेज को 1825 में जो है राम मोहन राय ने खोला था। समझ में आ गया? जिसमें ये भी बोला गया था, वहाँ पे ये भी पढ़ाया जाता था कि जो प्रिस्टिक डोमिनेशन है, जो ब्राह्मण वर्ग का जो वर्चस्व है, उसको हमें कम करना चाहिए, है ना, क्योंकि सब लोग बराबर हैं, ऐसा ये मानते थे। इन्होंने जमींदारी सिस्टम मतलब हम लोग पढ़े हैं, रैयतवारी, महलवारी और ये सब, उनका इन्होंने विरोध किया। जो परमानेंट सेटलमेंट, जो जमींदारी व्यवस्था होती है ना, जिसमें जमींदार लोग टैक्स लेते थे किससे? किसान से, और फिर टैक्स कलेक्ट करके जो है दे देते थे किसको? अंग्रेज को। तो उनका इन्होंने विरोध किया, बोले कि ये गलत बात है, ठीक है। समझ में आया आपको? उसके बाद इन्होंने ये भी विरोध किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार नहीं होना चाहिए, कि सब काम ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं करे, और भी जो है भारत के जो व्यापारी हैं उनको भी जो है अधिकार दिया जाना चाहिए, उनको भी टैक्स में छूट और ये सब मिलना चाहिए, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक इन्होंने ये भी बोला कि न्यायिक व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, और भारतीय और यूरोपीय का जो में समानता होना चाहिए। आपको पहले पता होगा कि कोई भी अगर आदमी है, मान लो वो अंग्रेज है, ठीक है, तो अगर इस कोई केस में फंसा है तो इसका सुनवाई सिर्फ अंग्रेज जज ही कर पाता था। मतलब भारत के लोग, भारत के जज जो है, अंग्रेज अगर किसी मुकदमा में अभियुक्त है, दोषी है, तो उसका जो है सुनवाई नहीं कर पाता था भारतीय का जज, है ना। तो इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, भारत और यूरोप के दोनों को जज जो है उनको जुडिशियल में, न्यायिक में इक्वालिटी, समानता मिलना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने ये बोला कि जब भी जज बोलेंगे, जब भी जज फैसला देंगे, तो वो सिर्फ सिंगल जज को पावर नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भी फैसला होना चाहिए वो जज का ग्रुप देना चाहिए, ताकि जो भी डिसीजन लिया जाए वो बढ़िया से लिया जाए। क्योंकि अगर एक जज जो है किसी चीज़ का फैसला सुनाएगा, तो हो सकता है कि घूसखोरी भी हुआ हो, या हो सकता है कि वो अच्छे से नहीं सोचा हो, लेकिन 4-5 ग्रुप के लोग जब मिल के जब फैसला सुनाएंगे, तो वो जो है फैसला होगा दोस्तों, वो बहुत बढ़िया होगा, है ना। तो इन्होंने बोला कि जूरी के द्वारा, जूरी मतलब वही ग्रुप के द्वारा जो है मुकदमा का सुनवाई होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये क्या थे, जो है इंडिपेंडेंस, ठीक है, का सपोर्ट करते थे। इसलिए इटली में जब रिवोल्ट हुआ, वहाँ के लोगों ने रिवोल्ट किया आज़ादी के लिए, तो उन्होंने इसका समर्थन किया। ये अंतर्राष्ट्रीयवादी भी थे, मतलब इंटरनेशनल इवेंट्स पे नज़र रखते थे, और जो भी बात बोलते थे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लागू होता था, ऐसा वो बात करते थे वो, ठीक है। उनका जो भी प्रिंसिपल था, उसको 2 स्तंभ था, मतलब 2 पिलर था, जिसके आधार पे उनका जो प्रिंसिपल होता था दोस्तों, राजा राम मोहन राय का, वो डिपेंड होता था। एक है कारण, ठीक है, कारण को तर्क बोलते हैं या कारण बोलते हैं, ठीक है, रीजन। और दूसरा है वेद, मतलब वेद को भी ये मानते थे।
लेकिन बोलते थे कि अगर वेद और कारण में हमें जानना है कि वेद बढ़िया है या नहीं, कोई भी चीज़ का, जैसे वेद में मान लीजिए अगर लिखा हुआ है सती, तो सती अच्छा है या नहीं, तो अब आप फिर कारण लगाओ कि क्या वाकई में सती बढ़िया है। तो ये बोलते थे कि वेद तो ठीक है, अच्छा चीज़ है लिखा है, लेकिन वेद जो है वो इनफेलिएबल नहीं है। इनफेलिएबल मतलब वेद जो है सर्वोच्च नहीं है। जैसे आर्य समाज लोग मानते थे कि वेद वेद जो है वो क्या है, सर्वोच्च है और वेद गलत नहीं हो सकता। लेकिन ये बोले थे कि देखो हम तो मानते तो हैं कि हम कारण भी मानते हैं, वेद भी मानते हैं, लेकिन जब भी वेद अगर गलत बोलेगा तो हमको तर्क जो है कारण को अप्लाई करना चाहिए, और कारण जो होता है वो सर्वोच्च होता है, ना कि वेद जो है वो सर्वोच्च होता है या सर्वसत्य है। बात समझ में आया आपको? ठीक है। कर्म का सिद्धांत को ये बोलते थे, कर्म का सिद्धांत मतलब कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा कर्म को मिलेगा, है ना, बुरे फल मिलेगा। तो ये लोग बोलते थे राजा राम मोहन राय, देखो ये ऑप्शनल चीज़ है, वैकल्पिक है। अगर आपको कर्म का सिद्धांत मानना है तो मानो, और नहीं मानना है तो मत मानो। कौन बोलता था ऐसे दोस्तों? ऐसे कौन बोलता था? राजा राम मोहन राय बोलते थे कि कर्म का सिद्धांत जो है, ये कौन बोलता था? राजा राम मोहन राय बोलते थे कि लोगों पे छोड़ दिए थे कि आपको अगर कर्म का सिद्धांत मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए। बात समझ में आया? ठीक है। उसके अलावा पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से ये बात करते थे कि प्रेस का आज़ादी होना चाहिए, और भारत में राष्ट्रवाद का जो बीज बोया दोस्तों, है ना, वो राजा राम मोहन राय ने ही बोया। तो कैसे बोया? तो देखिए, ये सामाजिक सुधार आंदोलन का बात करते थे। ठीक है, जब समाज में सुधार होगा दोस्तों, सब जाति व्यवस्था खत्म होगी, सब एक साथ लोग मिलेंगे, तो बातचीत करेंगे, प्रॉब्लम शेयर करेंगे, तो लोगों में यूनिटी बढ़ेगा दोस्तों। यूनिटी जब भी बढ़ेगा तो राष्ट्रवाद का भावना आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनको लगेगा यार, तो तुम भी मान लो 2 आदमी है, ठीक है, पहले ये अलग अलग जाति के थे तो बात नहीं करते थे, लेकिन राजा राम मोहन राय मान लो बातचीत करने लगे कि देखिए यार, हम भी गरीब है, तुम भी गरीब है यार, तो क्या गरीबी का क्या कारण है? अच्छा, तुमको टैक्स बहुत सरकार ज़्यादा ले रही है, प्लस महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये इस कारण से तुम गरीब हो, ओके। तो इसका मतलब, अच्छा कौन टैक्स ले रहा है? तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट। अब महंगाई क्यों ले रही है? महंगाई कैसे बढ़ रही है? तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट बढ़ा रही है। इसका मतलब है कि यही मेरा दुश्मन है। तो इन दोनों में राष्ट्रवाद का भावना ऑटोमेटिक जग जाएगा कि हमको ब्रिटेन को उखाड़ के यहाँ से फेंकना है दोस्तों। तो जो नेशनलिज्म का जो बीज बोया था दोस्तों इंडिया में पहली बार, वो आपका राजा राम मोहन राय ने ही बोया था। ठीक है, क्योंकि अगर हमें आज़ादी चाहिए दोस्तों, तो आज़ादी से पहले धर्म और समाज को सुधार करना पड़ेगा, तभी लोग एकजुट होंगे और फिर मिल के वो लोग पॉलिटिकल फ्रीडम का बात करेंगे। तो आप देख रहे हो कि राजा राम मोहन राय का पर्सनैलिटी कितना जो है डायनेमिक है। वो किसी भी चीज़ ऐसा नहीं है जो छोड़े हैं, उस पर वो अपनी बात ज़रूर रखें दोस्तों, है ना। सिर्फ समाज और धर्म का सुधार का बात नहीं बोलते थे, पॉलिटिकली बात बोलते थे, जुडिशियली बात बोलते थे, ये कॉमर्शियली ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली ख़त्म होना चाहिए, ये सब की बात बोलते थे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब तो अभी हमने पहले ही पढ़ा था कि जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर थे दोस्तों, उनका विरोध भी हुआ करता था, क्योंकि समाज जो है वो उस हिसाब से अभी डेवलप नहीं हुई थी। बात समझ में आया? तो राजा राम मोहन राय का भी विरोध हुआ। उसको जो कट्टरवादी लोग थे, जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया दोस्तों। तो इसके लिए एक जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाया, किसने? राधाकांत देव ने, जो आर्य समाज का विरोध करता था, सती का विरोध करता था दोस्तों। 1830 में बनाया कौन? राधाकांत देव ने। तो आपको नाम याद होना चाहिए, राधाकांत देव ने धर्म सभा बनाया। क्यों? क्योंकि राजा राम मोहन राय के विचारों को अपोज करने के लिए। तो राजा राम मोहन राय जब सती का विरोध कर रहे थे, है ना, सती का मतलब सती का वो कर रहे थे, सती को हटाने के लिए विरोध कर रहे थे, तो राधाकांत देव जो है सती का क्या कर रहे थे? समर्थन कर रहे थे दोस्तों। क्या कर रहे थे? समर्थन करते हैं, विरोध नहीं होगा, समर्थन किए थे राधाकांत देव ने। लेकिन महिला के शिक्षा, जो महिला का वेस्टर्न एजुकेशन है, उनका सपोर्ट कर रहे थे। मतलब क्या? धर्म सभा जो थी वो बोलती थी सती जो है वो रहना चाहिए, लेकिन महिला का एजुकेशन, महिला को जो हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन देते हैं, इंग्लिश, वो भी हम उसको प्रोवाइड किया जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ठीक है। अब उसी तरह देखते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में दोस्तों। ये भी आर्य समाज से, ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। इनका कार्यकाल था 1817 से 1905। ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर के फैमिली से जुड़े हुए थे दोस्तों। ठीक है, इन्होंने ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया 1842 में। देखिए, ब्रह्म समाज बहुत बड़ा संस्था था, तो जितने भी बंगाल के लोग थे, टैगोर थे, मुखर्जी थे, लगभग लोग जो है ब्रह्म समाज को ज्वाइन किए थे। समझ में आया? अगर क्वेश्चन में आ जाएगी कौन सा इनमें से ज्वाइन किए थे, और 4 ऑप्शन रहेगा, मान लिया जितने भी ऑप्शन है उसमें से जितने भी लगभग बंगाली होंगे, वो लगभग जो है ब्रह्म समाज को ज्वाइन किए होंगे, है ना, क्योंकि ब्रह्म समाज बहुत बड़ी संस्था थी बंगाल में। ठीक है, समझ में आया? तो ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया 1842 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और 1866 तक 1866 तक इसके जो है नेता रहे। ठीक है, इन्होंने जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने अलग से एक संस्था बनाया था, तत्वबोधिनी सभा, कलकत्ता में। ठीक है, कब बनाया था? 1839 में। क्यों बनाया था? क्योंकि राजा राम मोहन राय का जो भी आइडियाज़ है, जो भी उनके विचार है, जो भी प्रिंसिपल है, उनका प्रचार करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि तत्वबोधिनी सभा ये बोला था कि जो भारत का जो अतीत है दोस्तों, भारत का पास्ट है, जिस पर हमें गर्व करना चाहिए, लेकिन उसको रैशनली हिसाब से, तार्किक रूप से भी समझना चाहिए। हमको गुप्ता वंश पे, गुप्ता डायनेस्टी पे
गुप्ता एम्पायर पे गर्व करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है लिटरेचर का बढ़िया सा जो है प्रचार प्रसार हुआ था, फेमस हुआ था। लेकिन पूरा अंधभक्ति नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुप्त के समय में आपको पता है कि समाज में जो है भेदभाव बहुत था ना, चांडाल शब्द का उदय हुआ था, ये सब गुप्त काल में होता। यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट क्या होता था, बहुत सारा दमनकारी नीति होता था, तो उसका भी हमको अपोज भी करना चाहिए। तो मतलब ये बोला कि भारत का इतिहास पढ़ो, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको रैशनली और तर्क का अप्लाई करके पढ़ो। सब चीज़ जो है बढ़िया चीज़ नहीं है, कुछ कुछ जो बुरा है उसका बुराई करो और अच्छा चीज़ को समर्थन करो। बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। उसने अपने विचारों को प्रमोट करने के लिए तत्वबोधिनी पत्रिका जो है दोस्तों शुरू किया था। क्यों किया था? क्योंकि आपको पता है कि क्रिश्चियन मिशनरी जो है वो क्या करता था, धर्म परिवर्तन लोगों का करवाता था। ठीक है, तो उनका विरोध करते थे ये लोग कि नहीं, तो जो है क्रिश्चियन मिशनरी जो काम कर रहा है, लोगों को जो धर्म परिवर्तन कर रहा है वो गलत है। ठीक है, राजा राम मोहन राय भी धर्म परिवर्तन की नीति का बहुत विरोध करते थे। वो बोलते थे कि हिंदू धर्म में सुधार की ज़रूरत है, हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियाँ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदू धर्म को परिवर्तन करके कोई और धर्म में चले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो हिंदू धर्म को आप सुधार करिए, तभी तो नाम है धार्मिक सुधार आंदोलन, है ना? नहीं तो नाम होता क्या, धार्मिक परिवर्तन आंदोलन। बात समझ में आ रहा है आपको? तो देवेंद्र नाथ टैगोर जो है हिंदू कॉलेज में दोस्तों पढ़ा था। इन्होंने कठोपनिषद, एक बुक होता है, आपने पढ़ा सुना भी होगा, जिसमें यम और नचिकेता दो लोग थे, यम और नचिकेता का कन्वर्सेशन है, तो उसका भी इन्होंने अनुवाद किया था, कठोपनिषद में का अनुवाद किया था बंगाली में। ठीक है, इन्होंने 1859 में दोस्तों ब्रह्म विद्यालय की स्थापना की थी। तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रह्म विद्यालय की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। इन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका जो ऊपर हम लोगों ने देखा, उसमें वेदों की चर्चा की थी दोस्तों। ठीक है, चलिए उसके बाद इन्होंने जो है देवेंद्र टैगोर ने बीरभूम जो वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पे शांति निकेतन एक आश्रम का स्थापना किया, जो भी के डेट में शांति निकेतन के नाम से फेमस है। कब किया था? 1867 में। ठीक है, ये बेंथुन सोसाइटी, बेंथुन स्कूल नहीं, बेंथुन सोसाइटी ऑफ द हिंदू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एक संस्था था, बेंथुन सोसाइटी ऑफ द हिंदू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, उसके ये एक संस्थापक थे, फाउंडर थे दोस्तों। ठीक है, इन्होंने 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के सेक्रेटरी का पद भी संभाला था। तो ये भी रिलेटेड पॉइंट्स है किसके? देवेंद्र नाथ टैगोर के। तो बुक्स इन्होंने लिखा था, कुछ बुक्स नाम था ब्रह्म धर्म ग्रंथ, ये सब बंगाली में, आत्म तत्व विद्या, उसका कलिकता ब्रह्म समाजेर वक्तृता, ये सब बुक हैं, किससे रिलेटेड हैं? देवेंद्र नाथ टैगोर से, जो लिखे थे ये, और ये सब लगभग बंगाली में लिखा हुआ है। बात समझ में आए? तो आप देखोगे जितने भी सोशल रिफॉर्मर है, सिर्फ समाज को सुधारने का बात नहीं करते हैं धर्म का, और भी बहुत सारे बातों को वो करते हैं, है कि नहीं? चलिए, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। उसी तरह ब्रह्म समाज से और भी एक जुड़े व्यक्ति थे, उनका नाम था केशव चंद्र सेन। इनका कार्यकाल 1838 से 84 के बीच में है। ठीक है, ये 1857-58 में ब्रह्म समाज से जुड़े थे दोस्तों। ठीक है, राजा राम मोहन राय के जैसे विचारों को बंगाल से ये चाहते थे कि बंगाल से बाहर भी प्रमोट हो, मद्रास में हो, बम्बई में हो। ठीक है, मतलब ये बहुत चाहते थे कि ब्रह्म समाज जो है वो और भी एक्सपेंड करे, इसलिए उनके विचार को बंगाल में ही क्यों सीमित रखा जाए, मद्रास में, ठीक है, बम्बई में भी क्यों ना फैलाया जाए, इसलिए बोलते थे। ठीक है, इन्होंने जाति व्यवस्था को बोलो यार इसको पूरा तरह से ख़त्म करो। ठीक है, जाति व्यवस्था को पूरी तरह से ख़त्म करो, इसलिए ये बात करते थे कि एक कास्ट का दूसरे कास्ट से शादी होना चाहिए, क्योंकि जातिवादी कुछ होता नहीं है। कौन बोला था? केशव चंद्र सेन। इसका जो आइडिया था दोस्तों वो बहुत रेडिकल था। रेडिकल मतलब समझ में आता है, समय से बहुत आगे था। ठीक है, समय से बहुत आगे था, उग्र बोलते हैं इसको हिंदी में, उग्र था, मतलब समय से बहुत आगे था, रेडिकल बात बोलते थे। ठीक है, लेकिन देवेंद्र नाथ जो टैगोर है वो बात करते थे यार मॉडरेट टाइप का बोलते थे। जैसे कि इन्होंने बोला यार बंगाल से भी फैलाओ, लेकिन देवेंद्र नाथ टैगोर बोले नहीं, बंगाल में ही सीमित रहना चाहिए। ये बोलते जाति व्यवस्था को पूरा खत्म करो, तो ये बोलते थे नहीं, जाति व्यवस्था थोड़ा सा रहना चाहिए, मतलब इस टाइप का रेडिकल विचार था। ठीक है, इसी कारण क्या हुआ, टैगोर जो था, देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसको ब्रह्म समाज से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि इनके विचार जो थे वो समय से बहुत आगे थे, रेडिकल थे, उग्र थे। तो इन्होंने क्या किया, मतलब इन्होंने केशव चंद्र सेन ने जब अलग कर दिया, उनको हटा दिया, तो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का स्थापना कर दिया 1866 में। बात समझ में आए? तो ब्रह्म समाज का स्थापना कौन कर दिया? 1866 में केशव चंद्र सेन। जब उसको निकाल दिया गया, कहाँ से? ब्रह्म समाज से, क्योंकि उनके विचार जो बहुत उग्र थे, बहुत रेडिकल थे। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की भी स्थापना की थी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब इसको हटा दिया गया दोस्तों, तो ये ये क्या बना दिया अलग संस्था? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो टैगोर था, देवेंद्र नाथ टैगोर, उसने कौन सा संस्था बना दिया? आदि ब्रह्म समाज। आदि मतलब क्या होता है? प्राचीन, मतलब जो ब्रह्म समाज में कोई चेंज नहीं हो रहा है उसको आदि ब्रह्म समाज बोलते हैं। कौन स्थापना किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर। कब किया था? जब केशव चंद्र सेन को वो निकाल दिया था। केशव चंद्र सेन ने क्या किया? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया कब किया था? जब उसको निकाल दिया। ठीक है, इसके अलावा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का स्थापना केशव चंद्र सेन ने दोस्तों किया था। इन्होंने मदद किया था ब्रिटेन को, या मनाया था एक कानून लाने के लिए, नेटिव मैरिज एक्ट।
ठीक है, जिसमें 1872 जिसमें लड़का का एज, शादी का एज 18 साल कर दिया गया, लड़की का 14 साल, मतलब शादी की उम्र को बढ़ा दिया गया। लेकिन क्या हुआ, ये ब्रह्म समाज का स्थापना करने के बाद और ये कानून लाने के बाद अपनी बेटी का जो है, नाबालिग बेटी थी, मतलब कब थी, 14 साल से छोटी होगी, तो उनका शादी जो है कूच बिहार का राजा, मतलब कूच बिहार राजा मतलब उसे शादी कर दिया कूच बिहार का राजा से, ठीक है। मतलब नाबालिग बेटी का शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने खुद ही जो है बोला था ब्रिटेन को कि एक आप कानून लाओ जिसमें लड़की का शादी 14 साल, लेकिन लड़की इसकी छोटी थी, 14 साल से कम थी, शादी कर दिया। तो इसके जो सपोर्टर थे दोस्तों, इससे नाराज़ होगा, नाराज़ होने के बाद उन्होंने अलग से एक संस्था बना दिया जिसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है, जिसका स्थापना आनंद मोहन बोस और श्रीनिवास शास्त्री ने किया था। बात समझ में आ रहा है, सिंपल सा बात है ना। तो सबसे पहले देखिए, आपको हमने पढ़ा था ब्रह्म समाज में, ठीक है। ब्रह्म समाज जब फिर रेडिकल हो गया किसके अंदर में, केशव चंद्र सेन के अंदर में, तो फिर दो पार्ट में बट गया, एक है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, एक है आदि ब्रह्म समाज, ठीक है, आदि ब्रह्म समाज। उसके बाद फिर जब इन्होंने जो है केशव चंद्र सेन अपनी बेटी का शादी कर दिया, नाबालिग बेटी का राजा से, जो नहीं करना चाहिए था, तो फिर ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जो है फिर बट गई और एक नया संस्था बना साधारण ब्रह्म समाज, जिसका स्थापना कौन किया आपको, केशव चंद्र सेन और केशव चंद्र सेन नहीं, आनंद मोहन बोस और श्रीनिवास शास्त्री दोस्तों। किससे अलग होके, जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया है उससे अलग होके साधारण ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ, ठीक है। उसी तरह से पंजाब में भी ब्रह्म समाज का प्रोपगेशन हुआ कि किसने किया, तो दयाल सिंह थे जो पंजाब में भी ब्रह्म समाज का स्थापना किया, और दयाल सिंह ने ही लाहौर में जो है एक कॉलेज का फाउंडर किया, कॉलेज बनाया 1910 में दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पूरा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज से रिलेटेड। इससे बाहर इन्फॉर्मेशन जो है आपको ज़रूरत जानने का नहीं है, ठीक है, इतना काफ़ी होगा आपको एग्जाम में MCQ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों प्रार्थना समाज के बारे में। तो प्रार्थना समाज जो है दोस्तों ब्रह्म समाज से ही बना था, मतलब उसी का एक भाग था प्रार्थना समाज, ठीक है। जब केशव चंद्र सेन जो दोस्तों आए थे बम्बई में, तो उन्होंने आत्माराम पांडुरंग को और जो है मदद किया था 1867 में ब्रह्म समाज को स्थापना करने के लिए। लेकिन इसमें जब फेमस पर्सनालिटी जैसे MG रनाडे, RG भंडारकर, NG चंदावरकर जुड़ गए प्रार्थना समाज से, तो प्रार्थना समाज जो है बहुत फेमस हो गया दोस्तों। तो प्रार्थना समाज भी बढ़िया बढ़िया बात बोलता था कि महिला का शिक्षा का बात बोलता था, जाति व्यवस्था को ख़त्म करो, एक गॉड को मांगता था। मतलब देखिए, अब राजा राम मोहन राय के जैसा ही ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज का ही एक मतलब उसी से बना था। तो जो ब्रह्म समाज मानेगा, जैसे जाति व्यवस्था को ख़त्म करो, महिला शिक्षा पे ध्यान दो, एक भगवान होते हैं, हम लोगों को काम पे फोकस करना चाहिए, ना पे विश्वास पे, है ना, मतलब आगे काम पे विश्वास करो, अपना काम बढ़िया से करो, भगवान पे विश्वास बाद में करना, ऐसा बोलते थे प्रार्थना समाज, ठीक है। उसी तरह मानव धर्म सभा बना, कहाँ बना, तो सूरत और गुजरात में बना 1844 में। तो इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो लगभग सब गुजराती लोग थे। दुर्गा राम मच्छाराम, दडोबा पांडुरंग, दीनमयी शंकर, दलपत राम भागूबाई और दामोदर दास, तो ये सब मानव धर्म सभा को स्थापना किए थे। तो बोलते थे भैया जादू टोना पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। और उस समय का जो समकालीन समाज था जो दोस्तों, जिसमें जाति व्यवस्था थी, धर्म का जो मिसयूज होता था, कुरीतियाँ थी, उसका इन्होंने क्रिटिसाइज किया। किसने किया, मानव धर्म सभा। नाम आपको याद रखना है, सूरत में बना था, मतलब गुजरात में बना था, ठीक है। अगर इसी में बोल दे, एक ऑप्शन दे दे कि मानव धर्म सभा कब संस्थापक कौन थे, भले आपको ये सब नहीं पता है, ठीक है, लेकिन आपको इतना पता है यार ये गुजरात में था, मतलब गुजराती लोग थे। और इसी में किसी का नाम देते मुखर्जी या फिर देते बनर्जी, ठीक है, या बोस। तो आपको समझ जाना चाहिए भैया ये सब जो नाम है, ये सब आपका कैसा नाम है दोस्तों, बंगाली नाम है। बंगाली नाम है तो मतलब मानव धर्म सभा बंगाल में तो था नहीं, कहाँ था, सूरत में। तो जो लोग होंगे वो सूरत के होंगे। तो इस तरह से आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो भी आप इन्फॉर्मेशन आपके पास अप्लीकेबल है, तो उसका यूज करके जो है आप जो है MCQ को सॉल्व कीजिए। बात समझ में आ रहा है। चलिए, परमहंस मंडली बना था 1849 में, महाराष्ट्र में बना था। तो बोला जाता है कि महाराष्ट्र का ये पहला सुधार संस्था था, फर्स्ट रिफॉर्म इंस्टीट्यूशंस ऑफ महाराष्ट्र। इसके जो फाउंडर थे उसका नाम था दडोबा पांडुरंग। सेक्रेटरी जो थे, सचिव कौन था, राम बालकृष्ण जयकर, ठीक है। और ये एक रेडिकल सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म था, मतलब उग्र सामाजिक सुधार आंदोलन था दोस्तों। और ये उग्र होगा तो समाज के लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि समाज उस समय उग्र था नहीं। तो ये रेडिकल था तो समाज का सपोर्ट नहीं मिला। तो ये जो है मतलब खुले में नहीं मिलते थे, ये छुप के मिलते थे, ताकि समाज के लोग जो है बहिष्कार इसका ना करे और जो है पत्थरबाजी और जैसे मारपीट ना करे, ठीक है, क्योंकि उग्र विचार बोलते थे और समाज उस समय तैयार नहीं था इनके विचारों को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, इनका जो विचार था दोस्तों वो लिबरल था, मतलब खुले उदारवाद थे, और जाति व्यवस्था को इन्होंने विरोध किया, ठीक है। मानव धर्म सभा के जैसा ही ये काम करते थे, इसका मतलब क्या हुआ, उसी के जैसा था जिसमें मूर्ति पूजा का विश्वास नहीं करना। और मानव धर्म सभा किसके जैसा था दोस्तों,
हम लोगों ने पढ़ा ऊपर सूरत में जो था ये नहीं जादू टोना ये समकालीन समाज की निंदा करते थे। तो उसी के जैसा ये भी था दोस्तों, है ना। मूर्ति पूजा का विरोध करना, जो भी हमारा उसमें अनुष्ठान रहता था या जो भी आपका जो भी उस समय कर्म कांड होता था दोस्तों, वो सबको ये नहीं मानते थे, ठीक है। और ब्राह्मण का जो वर्चस्व होता था, मतलब डोमिनेंसी की सब चीज़ ब्राह्मण करेगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा, उसको ये सब नहीं मानते थे, ठीक है। अगला एक फेमस आदमी है बाल शास्त्री जाम्बेकर। नाम से ही पता चल रहा है कि बम्बई के होंगे, क्योंकि जाम्बेकर, तेंदुलकर, अगरकर, संजय मंजरेकर, ये सब कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। तो बम्बई में था। तो ये भी बोलते थे कि ब्राह्मण का वर्चस्व नहीं होना चाहिए, और अपने विचारों को प्रमोट करने के लिए इन्होंने एक न्यूज़पेपर टाइप का एक पत्रिका निकाला जिसका नाम था दर्पण, ठीक है। तो याद रखिएगा, दर्पण किसने निकाला? जाम्बेकर, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखिए, जितने भी धर्म सुधार आंदोलन है सब बोलेंगे कि ब्राह्मण का जो डोमिनेशन है, जो वर्चस्व है, वो ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जो था उस समय का ब्राह्मण जो था वो चाहता था कि यार जाति व्यवस्था प्रमोट हो, ठीक है। शेड्यूल कास्ट नीचे हो, उसके ऊपर वैश्य जो है शूद्र के ऊपर वैश्य हो, वैश्य के ऊपर क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के ऊपर ब्राह्मण हो। तो ये चाहते थे कि क्योंकि उनको मज़ा आता था दूसरे का शोषण करने में, ठीक है। तो इसलिए जितने भी धर्म सुधार आंदोलन होंगे सब बोलेंगे कि यार जो ब्राह्मण का जो वर्चस्व है, जो डोमिनेशन है, उसको ख़त्म होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग गोपाल हरि देशमुख के बारे में। अब ये भी देशमुख कहाँ के हैं? विलासराव देशमुख महाराष्ट्र का, रितेश देशमुख महाराष्ट्र का। तो ये भी कहाँ के? महाराष्ट्र का। सिंपल लोकहितवादी इनको नाम से बोलते थे। लोकहितवादी मतलब जो पूरे लोक में के हित के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको शॉर्ट नेम क्या था? लोकहितवादी। जिस तरह सुभाष चंद्र बोस को क्या बोलते थे बताइए? नेताजी बोलते हैं ना। नेहरू को क्या बोलते हैं? नेहरू भी बोलते हैं। उस तरह इनका निक नेम क्या था? लोकहितवादी। तो ये बोलते थे कि भारत का जो सोसाइटी है उसका पुनर्गठन होना चाहिए, उसको हम लोग रीऑर्गेनाइज करेंगे। किसके आधार पे? तो तर्क के आधार पे, रीजन के आधार पे। आधुनिक जो है मानवतावादी जो विचारवादी हैं, उनके विचार हैं उनके आधार पे, और सेकुलर वैल्यूज़ के आधार पे, धर्मनिरपेक्ष वैल्यू के आधार पे हम रीऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। और ये बोलते थे कि देखो, अगर एक तरफ धर्म है, ठीक है, और दूसरी तरफ अगर आपका समाज सुधार करना है, तो धर्म अगर समाज सुधार को अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब आप चाहते हो कि सती को हटाना, लेकिन सती बोल रहा है कि यार ये इस धर्म बुक में लिखा हुआ है, तो ये बोल रहा है भैया तुम धर्म को ही चेंज कर दो, क्योंकि समाज सुधार हमें करना है, हमें धर्म को प्रायोरिटी नहीं करना है। ये बोलना है कि धर्म अच्छा है, लेकिन अगर धर्म अलाउ नहीं कर रहा है आपको सामाजिक सुधार के लिए, तो धर्म को आप चेंज कर दो, ठीक है। तो ये धार्मिक और सामाजिक समानता, रिलीजियस और सोशल इक्वालिटी का बात बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम देखेंगे यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में। आपने सुना भी होगा, इसका जो फाउंडर था दोस्तों वो था हेनरी विवियन डिरोजियो। कहाँ पे होगा? नॉर्मल है, बंगाल में, ठीक है। ये एक एंग्लो इंडियन थे, अंग्रेज भारतीय, मतलब बाहर का अंग्रेज था जो इंडिया में आके बस गया। 1820 और 30 के आसपास का दशक था, ठीक है। तो इसने हिंदू कॉलेज में ये जो है लेक्चरर थे। हिंदू कॉलेज किसने बनाया था? डेविड हेयर ने। कौन मदद किया था? राजा राममोहन राय में हमने पढ़ा था। तो उसमें ये लेक्चरर थे दोस्तों, मतलब अपना लेक्चर देते थे, ठीक है। ये रेडिकल व्यूज़ था इनका, और बहुत ज़्यादा रेडिकल था, उग्र था, ठीक है। अगर बहुत उग्र होगा तो आम जनता उस समय जो क्या थी, नहीं चाहती थी कि यार कोई हमारे धर्म पे इंटरफेयर करे। तो ये जब भी विचार रखते थे अपना, तो लोग जो है इससे बहुत कम जुड़ते थे, इसलिए आम जनता से इनका जुड़ाव बहुत कम था। और जब तक आपको आम जनता से जुड़ाव नहीं होगा तब तक आप कोई सुधार जो है नहीं ला पाएंगे, ठीक है। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था, फ्रांसीसी क्रांति, उससे इंस्पायर्ड थे। और जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, समानता जो है, न्याय और लिबर्टी, आज़ादी की बात बोलते थे। ये बोलते थे कि जितने भी अथॉरिटी हैं उसको आप क्वेश्चन करो, मतलब आप तर्क वर्क अप्लाई करो। कोई अगर मान लो पंडित बोल दिया कि ऐसा काम करना चाहिए, तो आप पूछो क्यों करेंगे हम। या कोई ब्रिटेन अगर कुछ बोल रहा है कि ये टैक्स लगेगा, तो क्यों लगेगा, काहे लगेगा, लगाने से क्या फ़ायदा होगा, मतलब क्वेश्चन करो। ऐसे किसी चीज़ को मान मत लो। पुराने कस्टम्स और प्रथा का आप विरोध करो। महिला अधिकारों का बात बोलते थे, ठीक है। और आधुनिक भारत का जो है, इसको प्रथम राष्ट्रवादी कवि बोला जाता है, मतलब फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको इससे रिलेटेड, और हेनरी विवियन डिरोजियो से रिलेटेड, ठीक है। सत्य शोधक समाज, जिसको ट्रूथ सीकर सोसाइटी इंग्लिश में बोलते हैं। अगर मान लीजिए यही दे दे ऑप्शन में कि ट्रूथ सीकर सोसाइटी का स्थापना जो है ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने किया था, तो सही होगा, क्योंकि सत्य शोधक समाज का इस इंग्लिश में क्या बोलते थे? ट्रूथ सीकर सोसाइटी। 1873 में 1873 में बना था। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जो दोस्तों, ये उस समय के जो निम्न जाति थे उससे थे, इसलिए ये चाहते थे भैया जाति व्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म हो, ठीक है, क्योंकि जाति व्यवस्था नहीं होना चाहिए। उच्च जाति का ये विरोध करते थे, क्योंकि निम्न जाति के विरोध में, निम्न जाति
पे लोग जो है शोषण किया जाता था उस जाति के द्वारा, इसलिए उस जाति का विरोध करते थे। जाति व्यवस्था को ख़त्म करने की बात बोलते थे कौन? सत्यशोधक समाज वाले। ठीक है, ये सामाजिक सेवा जो है ये होगा प्लस ऐसा होगा। वो सामाजिक सेवा की बात बोलते थे कि समाज में हमें सेवा करना चाहिए दोस्तों। इन्होंने पूना में गर्ल्स स्कूल खोला। ठीक है, पूना में गर्ल्स स्कूल खोला और महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह का ये प्रवर्तक थे। मतलब महाराष्ट्र में अगर विधवा पुनर्विवाह का किसी ने अगर प्रमोट किया तो जो मेन आदमी था वो कौन था? आपका ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले। इन्होंने कुछ किताब लिखा अपने विचारों को प्रमोट करने के लिए। एक है गुलामगिरी और है सार्वजनिक सत्य धर्म, और एक बुक का नाम है सेटकरियाचा असूड। और ये किस में होगा? मराठी में होगा, इसलिए मराठी नाम है सेटकरियाचा असूड। ठीक है, आप समझ गए सत्यशोधक समाज से रिलेटेड। अब गोपाल गणेश अगरकर है, मतलब नाम से पता चल रहा है कि महाराष्ट्र का होगा। ये भी बोलता था कि भैया जो तर्क के आधार पे ही सभी चीज़ को हमको रीजन के आधार पे देखना चाहिए, हमें किसी को अंधभक्ति ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। और जो भी हमारा हिस्ट्री रहा है, पास्ट रहा है, उसका गल बढ़ा चढ़ा के उसको मत दिखाओ। अगर उसमें कोई बुराई रहा है हमारे इतिहास में तो उसको बुराई कीजिए, और जो अच्छा चीज़ है उसका अच्छा बोलिए। मतलब तर्क के आधार पर कीजिए, अंधभक्ति मत कीजिए। ठीक है, पूना में गोपाल गणेश अगरकर ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना किया। ठीक है, किसने स्थापना किया? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गोपाल गणेश अगरकर। तो इसको जो स्थापना करने के लिए प्रेरित किया वो कौन किया? एमजी रनाडे किया। ठीक है, इसके अलावा जो ये स्थापना तो किया था लेकिन खुद नहीं किया था, इसमें इसको तिलक, VK चिपलंकर, ठीक है, या चिपलुंकर बोलते हैं, चिपलुंकर, ठीक है, या माधव राज नाम जोशी ने मिलकर जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना गोपाल गणेश अगरकर की मदद से किया, और जिसको मदद किया एमजी रनाडे ने प्रेरित किया। ठीक है, अगला है हमारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, आपने सुना भी होगा। इसको स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया 1905 में। ठीक है, और कहाँ किया? बम्बई में। ये आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि गोखले जो थे, ठीक है, ये बात या तो मराठी होंगे या गुजराती होंगे। स्थापना कहाँ किया? बम्बई में। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि भारत माता की सेवा के लिए हम लोग को ऐसे भारतीयों की ज़रूरत है जो बिना किसी स्वेच्छा से, मतलब बिना किसी भेदभाव से और बिना किसी हित से, मतलब सेल्फलेस सर्विस करे, अपने सेल्फ का परवाह किए बना, ऐसे भारतीय की ज़रूरत है जो भारत माता की सेवा के लिए तत्पर रहे। तो इसीलिए उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी स्थापना किया था। देखिए, गांधी जी का गुरु कौन था? गोखले, और गोखले का गुरु कौन था? रनाडे। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो गांधी जी का गुरु कौन था? गोखले। गोखले का गुरु कौन था? रनाडे। तो रनाडे के ये शिष्य थे। ठीक है, जब गोखले का डेथ हो गया, मृत्यु हो गया, तो श्रीनिवास शास्त्री जो है इसके प्रेसिडेंट बने। तो आपको यह नाम याद रखना है। ठीक है, उसके बाद NM जोशी के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग EPFO में जब लेबर लॉ पढ़ रहे थे तो NM जोशी के बारे में मैंने आपको बताया था। तो NM जोशी जो थे वो वर्कर का बात बोलते थे, हित की बात बोलते थे। तो शुरू में ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य भी थे दोस्तों। बाद में इन्होंने सोशल सर्विस लीग जो है 1911 में बम्बई में खोला। अब जोशी लोग हैं, जोशी लोग कहाँ होते हैं दोस्तों? महाराष्ट्र में। तो बम्बई में कहाँ खोला? सोशल सर्विस लीग 1911 में। ठीक है, आम नागरिक के लिए खोला ताकि आम नागरिक को अच्छा जीवन मिले, अच्छा कार्य स्थिति मिले। ठीक है, सामाजिक सर्विस लीग। ठीक है, इसने एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हमने पढ़ा था। तो 1920 में NM जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना किया बॉम्बे में, ताकि ट्रेड यूनियन जो है एक काम कर सके मजदूरों के हित के लिए। ठीक है, लेकिन 1929 में ये इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि इनका जो है रूस की तरफ झुकाव जाता था। तो रूस की तरफ जाता झुकाव था, तो रूस क्या था उसमें? कम्युनिस्ट था। तो लेकिन एटक जो था वो कम्युनिस्ट नहीं था, तो इन्होंने जो है एटक को छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद आर्य समाज के बारे में पढ़ते हैं। आर्य समाज का स्थापना बम्बई में हुआ था और बाद में इसको पंजाब और यूपी में फेमस करवाया गया, फेमस हुआ ये 1875 में। दयानंद मूल सरस्वती, ठीक है, सब जानते हैं, कौन नहीं जानता है दयानंद सरस्वती को? बच्चा जानता है, DAV स्कूल ये सब। तो दयानंद सरस्वती को स्थापना किया था, जिनका बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है, वेदाज, इन्होंने जो है ये बोला कि जो वेद हैं दोस्तों, वेदाज माने वेद, जो वेद हैं वो कैसा है? इटर्नल है, मतलब शाश्वत है, और इनफेलिएबल है, मतलब सर्वोच्च है। देखिए, ब्रह्म समाज भी बोला था कि वेद को मानो, लेकिन इनफेलिएबल नहीं माना था। लेकिन ये बोला कि भैया वेद जो है ना इनफेलिएबल, वेद पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, वेद में जो भी लिखा है सच लिखा है। ठीक है, इसलिए ये बोलते थे कि वेद की ओर चलो, मतलब जो आदमी भटक गया अपने रास्ते में तो वापस अब वेद की ओर चलो, वेद को मानो। ठीक है, ये बोलते थे कि भारत जो है वो भारतीयों के लिए है, मतलब ये कहीं ना कहीं स्वराज की बात बोलते थे कि अंग्रेज़ तुम भागो यहाँ से, हमको अपना जो है देश में रहने दो, क्योंकि भारत किसके लिए? भारतीयों के लिए। ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, जो कर्मकांड होते थे उसका विरोध करते थे, ब्राह्मण का जो प्रथा होता था वो विरोध करते थे, बाल विवाह का विरोध करते थे, जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। इसके अलावा इंटर कास्ट जो मैरिज होता है उसको सपोर्ट करते थे,
विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह का सपोर्ट करते थे, वेस्टर्न साइंस का प्रमोट करते थे। बात समझ में आया? इन्होंने ये बोला कि जब भी कैलेमिटी आता है, जब भी मुसीबत आता है, कोरोना आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो हम लोग को सामाजिक सेवा करना चाहिए। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि मूवमेंट क्यों चलाया था? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है हिंदू धर्म से परिवर्तन होकर क्रिश्चियन या मुस्लिम में चले गए, तो जो लोग परिवर्तित हो गए उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। ठीक है। इन्होंने कुछ बुक्स लिखा, सत्यार्थ प्रकाश जो हिंदी में है, वेद भाष्य भी लिखा, वेद भाष्य, और वेद भाष्य भूमिका भी लिखा था दोस्तों। ठीक है। बाद में क्या हुआ, जो आर्य समाज था वो बट गया दो पार्ट में। किसके आधार पे क्यों बटा? तो शिक्षा व्यवस्था के आधार पे कि हम लोग को शिक्षा कैसा देंगे। तो दो संप्रदाय या दो पार्ट में बट गया। एक को बोलते हैं गुरुकुल व्यवस्था के आधार पे, और दूसरे लोग बोलने लगे कॉलेज व्यवस्था के आधार पे करना चाहिए। तो जो गुरुकुल व्यवस्था के आधार पे मतलब ये बोला जाता था कि भैया हम लोग को एजुकेशन शिक्षा देना चाहिए भारत के लोगों को, लेकिन इसके आधार पर देना चाहिए गुरुकुल में। जिस तरह प्राचीन समय में गुरुकुल में पढ़ाई होता था और हिंदू धर्म के बारे में हिंदू शिक्षा दिया जाता था, संस्कृत में पढ़ाई होता था, वही देना चाहिए। तो इसको जो समर्थक कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद से, सहजानंद नहीं है, याद रखिएगा। सहजानंद अलग व्यक्ति थे जो किसान आंदोलन से जुड़े थे। श्रद्धानंद है, ठीक है, श्रद्धानंद। तो इस श्रद्धानंद जो थे बोले थे गुरुकुल व्यवस्था होना चाहिए, इसलिए इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी का स्थापना भी किया। क्या किया? गुरुकुल कांगड़ी, जो आपका नॉर्थ इंडिया में गुरुकुल कांगड़ी, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में होगा। ठीक है। तो गुरुकुल कांगड़ी का स्थापना किया स्वामी श्रद्धानंद ने, जो विश्वास करते थे कि गुरुकुल में शिक्षा जो है लोगों को दिया जाना चाहिए। ठीक है। और ये बोलते थे कि जो शिक्षा पाने का जो हकदार है, जिसको मिलना चाहिए, सिर्फ जो है शिक्षा मिलना चाहिए बालक को, सिर्फ लड़कों को शिक्षा मिलना चाहिए, लड़कियों को शिक्षा नहीं मिलना चाहिए, और गुरुकुल व्यवस्था मिलना चाहिए और प्राचीन हिंदू शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए। दूसरा जो सपोर्ट करते थे वो बोलते थे कि कॉलेज व्यवस्था होना चाहिए, जिसका सपोर्टर थे लाल लाजपत राय और हंसराज। ये बोलते थे भैया जो भी हम शिक्षा देंगे वो इंग्लिश में दिया जाना चाहिए, इंग्लिश व्यवस्था होना चाहिए, इसलिए डीएवी कॉलेज में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। ठीक है। इन्होंने डीएवी स्कूल्स और कॉलेज का स्थापना किया। अब बोला कि यार लड़का लड़की दोनों के लिए होना चाहिए। तो डिफरेंस आप देख रहे हो, इसमें सिर्फ लड़का, इसमें लड़की, इसमें हिंदू पे चीज़ पढ़ाओ, इसमें बोल रहा है कि इंग्लिश में पढ़ाओ, इसमें बोल रहा है कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, स्कूल सब होना चाहिए, इसमें बोल रहा है कि गुरुकुल होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस के बारे में। कौन इनके बारे में नहीं जानता है ना? तो इनका बचपन का नाम जो दोस्तों गदाधर चट्टोपाध्याय था। 1836 से 86 तक मतलब 50 साल वो रहे थे, है ना। काली मंदिर के दोस्तों ये पुजारी थे। ठीक है। तो ये बोलते थे कि यार परंपरागत तरीके से हम लोग जो है धार्मिक रूप से सैल्वेशन, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, मतलब भक्ति के थ्रू जो है, और सेवा के थ्रू, लोगों का सेवा के थ्रू, भक्ति के थ्रू, सिंपल तरीका से, बिना कोई अनुष्ठान के कुछ के, हम लोग त्याग भावना से रिनंसिएट करके या मेडिटेशन ध्यान करके, डिवोशन भगवान के प्रति भक्ति करके जो है हम लोग सैल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। कोई कर्म कांड की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये बोलते थे नर सेवा नारायण सेवा, मतलब अगर आप भगवान की सेवा करना चाहते हो तो सबसे पहले आप जो है इंसान की सेवा करो, मतलब सर्विस ऑफ मैन इज ग्रेटर देन सर्विस ऑफ गॉड। ठीक है। सभी, और ये बोलते थे सभी धर्म बराबर है। हो सकता है कि रास्ता अलग हो सबका, लेकिन मंजिल सबका एक है। ठीक है। तो सब धर्म अलग अलग हो सकते हैं अपने प्रोसेस करने में, अपने कर्म कांड में और ये सब में, लेकिन सबका रास्ता एक है, भगवान को प्राप्त करना, मंजिल को प्राप्त करना, मुक्ति पाना। ठीक है। तो रास्ता अलग है लेकिन मंजिल एक है। ठीक है। इन्हीं के एक शिष्य थे दोस्तों स्वामी विवेकानंद। ठीक है। कौन इनके बारे में नहीं जानता है ना। 1836 से लेकर 1902 तक इनका कार्यकाल था। सोच लीजिए मात्र जो है 39 साल ये जिंदा रहे थे, और देखिए कितना फेमस है ये, है ना। तो एज नहीं डिसाइड करता है कि आप फेमस कितना होंगे लाइफ में, समझ में आए? आप बढ़िया से काम कीजिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, देश का सर्विस कीजिए अच्छे से, ईमानदारी से। ठीक है। और आप जो है सबके नज़रों में छा जाएंगे और अच्छा काम करेंगे, है कि नहीं। चलिए 1863 से 1902 तक जो है ये काम किए थे। इन्होंने अपने विचारों को प्रमोट करने के लिए कुछ बुक्स लिखा था, जिसका एक इंग्लिश में नाम था प्रबुद्ध भारत लिखा था इंग्लिश में, और उद्बोधन लिखे थे बंगाली में। ठीक है। इन्होंने 2 सम्मेलन, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है धर्म का, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो शिकागो के बारे में तो आप सब पढ़े होंगे 1893 में, लेकिन पेरिस के बारे में आप नहीं पढ़े होंगे। यूपीएससी अगर पूछेगा तो भैया इससे पूछेगा ज़्यादा चांस है। शिकागो में एक ऑप्शन देगा, दूसरा स्टेटमेंट इसमें। ठीक है। तो शिकागो में 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुआ था दोस्तों। धर्म का विश्व सम्मेलन हुआ था। ठीक है। उन्होंने यहीं पे जो बोला था भाइयों एंड बहनों करके संबोधित जब किया था, तो पूरा जो है मंच जो है पूरा पब्लिक गनगना दिया था, ताली पीट के, है ना। और उनका मतलब एक पर्सनालिटी था, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, तो एक मतलब तेज था, है ना, समझ रहे हो ना, तेज दिखता है चेहरे में। ठीक है। इसलिए देखो जो साधु वाधु होता है, बाबा लोग होता है, उनका चेहरे में तेज इसलिए दिखता है क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ठीक है। चलिए ये सब बात की बात है।
तो पेरिस में इन्होंने जो है एक सम्मेलन दिया 1900 में किया। तो वहाँ पे इन्होंने जो भारत का या पूरे विश्व का जो इतिहास है, धर्म का इतिहास है, उस पर चर्चा हुआ। उसका सम्मेलन था, हिंदुइज्म पे भी हुआ, ठीक है, सब धर्म पे चर्चा हुआ था, ठीक है, पेरिस में 1900 में जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें, ठीक। तो ये बोले थे अगर आपको ज्ञान है प्राप्त है, लेकिन उस ज्ञान का कोई काम नहीं है जब तक उसका आप जो है यूज नहीं कर रहे हो, तो बिना उपयोग किए ज्ञान जो है व्यर्थ है। आपको पता है आप इंजीनियर हो, आपको बनाना आता है सब चीज़, लेकिन जब तक आप यार कुछ काम करोगे नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रहा आपके ज्ञान का, है ना। तो बिना काम के ज्ञान क्या है, बेकार है दोस्तों। नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस या वर्थलेस। ये नियो हिंदुइज्म का बात बोलते थे। हिंदुइज्म मतलब जिसमें कुछ बुराई था, नियो हिंदुइज्म मतलब ऐसा हिंदुइज्म जिसमें अच्छाई भी हो और अलग अलग धर्म से बढ़िया बढ़िया चीज़ हम लोग उसमें शामिल करें, उसको नियो हिंदुइज्म बोलते हैं या नियो वेदांता बोलते हैं। वेदांत मतलब उपनिषद, ठीक है। वेद का अंत के बाद क्या लिखा गया, वेद का जब खत्म हो गया ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसके बाद क्या लिखा गया दोस्तों, वेदांत। वेदांत में ही आपका क्या आता है, उपनिषद, ये सब आता है, ठीक। ये वेस्टर्न का जो आइडियाज है, डेमोक्रेसी है, लिबर्टी है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी है, वो सबका प्रमोट करते थे। साथ ही साथ भारत का जो रिलीजन है उसका ट्रेडिशनल चीज़ भी प्रमोट करते थे कि ध्यान का, फिर जो है पूजा पाठ, लेकिन कैसा भक्ति वाला पूजा पाठ, कर्मकांड वाला पूजा पाठ नहीं। ये एक ईश्वरवाद को मानता था, लेकिन मूर्ति पूजा को भी मानते थे। ये आप याद रखिएगा, ये थोड़ा डिफरेंस है आर्य समाज के रिस्पेक्ट में। आर्य समाज ये सब लोग या ब्रह्म समाज लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते, ठीक, लेकिन ये जो है मानते थे। क्यों, इसलिए नहीं कि अंधविश्वासी थे, नहीं, ये बोलते थे कि देखो अगर हम मूर्ति का पूजा करते हैं ना, तो हम क्या होगा कि वो जो इमेज है वो हमारे तन मन में जो है बस जाता है और हम उसी को जो है जैसा बनना चाहते हैं। अगर कोई राम भगवान को आइडियल मानेगा तो एक आदर्श राजा जो है बनने का कोशिश करेगा, प्रजा का भलाई करेगा। और देखिए सीता को उन्होंने जब त्याग दिया दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि मौज मस्ती करने किसी और वाइफ के साथ शादी कर लिया, नहीं, एक पत्नी के साथ हमेशा जो है वो डेडिकेटेड रहे, ठीक है। तो अगर कोई राम को मान रहा है तो इसका मतलब वो जो है एक वाइफ के प्रति डेडिकेटेड रहेगा। बात समझ में आ रहा है। कोई हनुमान को मान रहा है तो एक स्वामी भक्त वाला दिखाएगा, जैसे राम भगवान का स्वामी भक्त है, उनके में ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। कोई शिव को मानेगा तो वो देश के मतलब विश्व के कल्याण के लिए विष को भी पी जाएगा, ठीक है ना। जिस तरह शिव है, हमेशा उनको देखो कि नाग उनका नाग गर्दन में रहता है, जो है गंगा जो है सर पे रहती है। इसे आप क्या दिखाते हो कि कंडीशन इतना विपरीत आ जाए, अपोजिट फिर कितना भी आ जाए, लेकिन आपका मन जो है हमेशा ठंडा रहना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो लाइफ में हम अप डाउन्स बहुत आएंगे, ठीक है, लेकिन आपको जो है क्या है एकदम तटस्थ भाव से अपना लक्ष्य के प्रति, ऑब्जेक्ट जो आपका एम है, गोल है, उसके प्रति आप तटस्थ भाव से जो है तैयारी करते रहें, सफलता सुनिश्चित जरूर होगी, ठीक है। हार नहीं मानना है, कुल मिला के ये अच्छा डायरेक्शन में पढ़ते रहिए, सही डायरेक्शन में रिवाइज कीजिए और एक चीज़ को बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए, तब आप जो है आसानी से जो है सफलता प्राप्त कर लेंगे। इधर उधर की चीज़ों में ध्यान अपना मत भटकाइए, ठीक है, क्योंकि वो सब कोई काम का कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अभी आपका मेन काम है पढ़ाई में अपने को पूरा टाइम देना, इधर उधर में आपका टाइम पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या टाइम पास होता है, इससे मेरे से ज़्यादा बेटर आप जानते होंगे, है ना। तो वन गॉड पे विश्वास रखते थे, आइडल वर्शिप पे विश्वास करते थे, ठीक है। कर्म कांड में देखिए धर्म को मानते थे और आपको जो है मूर्ति पूजा को मानते थे, लेकिन जो है रिचुअल्स को, कर्म कांड को विश्वास नहीं करते थे। और समझ में आ रहा है ना, कर्म कांड को पता है क्या क्या होता है, तो इस पर विश्वास नहीं करते थे। फिर इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया, ताकि जो भी रामकृष्ण परमहंस है उनका जो भी विचार है उनको प्रमोट करने के लिए इन्होंने बेल्लूर कहाँ है, कलकत्ता में एक मिशन का स्थापना किया, जिसका मकसद था कि ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ देना, मतलब कहीं भी भूकंप आ जाए तो मानव के लिए जो भी सहायता प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड करेगा, ताकि सामाजिक सेवा भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल के माध्यम से जो है अपने विचारों को प्रमोट करते थे, मानवता की बात बोलते थे, ठीक है। उसी तरह रामकृष्ण मठ भी बना, कहाँ बना, बरानगर, बंगाल, वेस्ट बंगाल में, ये भी बंगाल में बना, ये भी बंगाल में बना 1887 में, ठीक। इनका भी वही मकसद था कि जो भी उनके विचार हैं, उनके आइडियाज़ हैं, उनको प्रमोट करना, वेदांता का संदेश देना। वेदांता का संदेश मतलब उपनिषद ये सब का संदेश देना, कि किस उपनिषद क्या बोलता है कि सभी भगवान जो है एक हैं, और जो है सत्य की बात बोलता था, अहिंसा की बात बोलता था, ये सब बात बोलता था, ठीक है, कि अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। तो इनको जो फाउंडर थे, जो संस्थापक थे दोस्तों, HP ब्लवाट्स्की जो रूस की थी, और HS ऑलकॉट USA के थे, ठीक है। कहाँ बना था सबसे शुरू में, कहाँ स्थापना हुआ था, अमेरिका में हुआ था 1875 में, ठीक है। तो ये भारत का जो भी विचार था, भारत का जो भी संस्कृति था, भारत का भी जो भी कल्चर था, उस पर ये विश्वास रखते थे, उसको ये मानते थे। 1882 में क्या हुआ, उसका हेड क्वार्टर USA से चेंज होकर कहाँ आ गया, अडयार में आ गया, मद्रास में,
ठीक है, मद्रास में ये बन गया। इसका हेडक्वार्टर किसका, थियोसॉफिकल सोसाइटी का। एनी बेसेंट इसकी बाद में प्रेसिडेंट भी बनी 1893 में। तो जब एनी बेसेंट इसकी प्रेसिडेंट बनी, उसके बनने के बाद जो है ये जो सोसाइटी था वो बहुत फेमस हो गया। ठीक है, ये अब चूँकि हिंदू का कल्चर वल्चर में विश्वास करता था, इसलिए अवतारवाद को मानता था। अवतारवाद मतलब इनकारनेशन, जिस तरह हम लोग मानते हैं ना कि विष्णु एक भगवान थे, उसी का अवतार आपका कृष्ण थे, तो ये अवतारवाद है, तो उसको ये मानते थे। ठीक, उसके बाद एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना किया 1898 में, और यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज आगे जाके मदन मोहन मालवीय ने इसको बनारस BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो IIT BHU अभी के टाइम में है, उसका स्थापना किया। ठीक है, तो इसका जो मेन फाउंडर है कहाँ से हुआ था, वो हुआ था सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया था कौन, एनी बेसेंट ने, जो आगे चल के आपका कौन बना, BHU बना। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। फिर जस्टिस मूवमेंट रिलेटेड है, तो जस्टिस मूवमेंट मतलब न्याय आंदोलन है ना, नाम बोलते हैं जस्टिस मूवमेंट, साउथ इंडिया में था। ठीक है, तो इसका जो था साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, ठीक है, ये बना था साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन 1917 में। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया था। ठीक है, तो मद्रास में इसका स्थापना कौन किया दोस्तों, नाम याद कर लो, पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद कर लो। CM मुदलियर, तो मुदलियर याद कर लो, नायर याद कर लो, TM नायर में नायर, और त्यागराज में चेट्टी, तो मुदलियर नायर चेट्टी ऐसे याद कर लो। मुदलियर नायर चेट्टी मतलब MNC, मुदलियर नायर चेट्टी ने जस्टिस मूवमेंट का स्थापना किया था दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ एक और आदमी थे, उसका नाम था अल्लामेलु मंगई थयारामा माटो। ठीक है, तो याद रखना है आपको, तो ऐसे याद कर लो, अल्ला मल्लू तो AMNC अल्ला मल्लू, फिर मुदलियर नायर और चेट्टी। ठीक है, तो ये बोलते थे, देखिए ये लोग जो थे दोस्तों वो लोअर कास्ट से थे, मतलब नीचे जाति, निम्न जाति से थे। तो और उस समय क्या था, बहुत भेदभाव होता था, जो ब्राह्मण से होता था बहुत भेदभाव करता था। तो ये बोलते थे भाई गैर ब्राह्मण ये आंदोलन था। ठीक है, तो गैर ब्राह्मणों के लिए, जो ब्राह्मण नहीं है उसके लिए सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो विधायिका है उसमें लेजिस्लेचर है, उसमें इनका प्रतिनिधि भी होना चाहिए। किनका होना चाहिए, गैर ब्राह्मण का। ठीक है, और यही जस्टिस मूवमेंट आगे चल के जो है दोस्तों द्रविड़ मूवमेंट के रूप में उभरा। द्रविड़ आंदोलन जो हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटी में है ना, और हिस्ट्री में पढ़ते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस में, आज़ादी के बाद का भारत में। ठीक है, उसी तरह साउथ इंडिया में कुछ एक और मूवमेंट था, उसका नाम था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब स्वयं का रिस्पेक्ट होना चाहिए भैया। तो 1925 में जो है S रामानाथन, याद रखिएगा नाम इसका, S रामानाथन ने इसका स्थापना किया दोस्तों। ठीक है, ये भी आपका कहाँ था, आपका मद्रास वद्रास के आसपास था। ठीक है, बाद में इसको EV रामास्वामी नायकर, जिसको पेरियार भी बोलते हैं, पेरियार। ठीक है, तो इसको कहाँ था, ये तमिलनाडु में। तो EV रामास्वामी नायकर पेरियार ने इसका स्थापना किया था दोस्तों। तो ये भी सेम चीज़ का था कि जो ब्राह्मण है उसका जो डोमिनेशन है, उसका वर्चस्व खत्म होना चाहिए। तो कोई भी ब्राह्मण का वर्चस्व कैसे ख़त्म होगा, मतलब आप ब्राह्मण को वैल्यू मत करने दो, उसको मतलब उतना उसको इज्जत मत करो या वैल्यू मत करो। तो पहले क्या होता था, ब्राह्मण ही शादी करवाता है ना, आपको पता है। तो जो चीज़ ब्राह्मण करता था वो बोलता था भैया हम अपने खुद कर लेंगे, तो बिना पंडित के आप शादी का हो जाएगा, है ना। ब्राह्मण के धर्म और संस्कृति को ये नकार देता था। मतलब कैसे दिखाओगे कि ब्राह्मण का वर्चस्व को कम करना है, जब आप बिना उसके जो है इंक्लूड किए, शामिल किए, अपना काम करने लगो बिना उसे पूछे उछे, तभी आप कर पाओगे। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है इसी चीज़ से रिलेटेड था। ठीक, गैर ब्राह्मण से। अगला है टेम्पल एंट्री मूवमेंट, मतलब नाम से पता चल रहा है मंदिर में एंट्री के लिए आंदोलन हुआ होगा दोस्तों। तो श्री नारायण गुरु, ठीक है, श्री नारायण गुरु, इसको काट दीजिए, थोड़ा हो गया। श्री नारायण गुरु जो है, और N कुमारन आसन और TK माधवन, तो याद कर लो नारायण, माधव और कुमार, याद हो जाएगा, नारायण, माधव और कुमार। ठीक है, याद हो जाएगा ना, नारायण, माधव और कुमार। नमक, N से नमक, N से नारायण, M से माधव और K से कुमार, नमक हो गया याद आपका। ठीक है, तो उसके बाद ये कहाँ हुआ था दोस्तों, केरल में हुआ था। तो गांधी जी का जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था, कंस्ट्रक्टिव मतलब समझते हो ना, जो जिसमें हम लोग, गांधी जी बोलते थे कि यार भेदभाव ख़त्म करो, छुआछूत को ख़त्म करो। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था गांधी जी का, उसका ये भाग बन गया। ठीक है, क्योंकि ये लोग भी बोलते थे कि गरीब जो पिछड़े लोग हैं, जिनका मंदिर में प्रवेश अलाउ नहीं है, तो मतलब छुआछूत हो रहा है, तो छुआछूत जो था वो दूर करना गांधी जी का कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का पार्ट था। तो ये जो मूवमेंट भी जो है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का पार्ट बन गया। ठीक है, उसके बाद आंदोलन जब हुआ, लोगों ने विरोध किया जो कि हम लोग को मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं करने दिया जा रहा है, जब निम्न जाति के लोग किए थे। तो त्रावणकोर का राजा कहाँ हुआ है, केरल में। तो केरल की पहले कैपिटल क्या थी, त्रावणकोर। ठीक है, जिसको तिरुवनंतपुरम अभी के डेट में बोलते हैं। तो त्रावणकोर के राजा ने एक आदेश दिया, बोला कि जितने भी गवर्नमेंट
टेम्पल हैं, याद रखिए सभी गवर्नमेंट मंदिर, मतलब प्राइवेट मंदिर नहीं, जो भी गवर्नमेंट मंदिर है जो सरकार के अंदर में आती है वो हिंदुओं के लिए खोल दिया। कास्ट वास्ट का कोई बैरियर नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी कास्ट के लोग सभी गवर्नमेंट मंदिर में आसानी से जा सकते हैं। और इसी के केरल में ये लागू हो गया टेम्पल एंट्री मूवमेंट, फिर उसी को फॉलो करके मद्रास ने भी अपने राज्य में लागू कर दिया। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों वैकोम सत्याग्रह। वैकोम में एक सत्याग्रह हुआ था। वैकोम मंदिर है दोस्तों कहाँ पे, महादेव में, ये भी टेम्पल एंट्री के लिए ही था। ठीक है, तो 1924-25 में एक आंदोलन हुआ था वैकोम मंदिर में कि हम लोग जो है त्रावणकोर में जो है एक मंदिर में जाने के लिए हम लोग को प्रवेश करना है। कौन किए थे, निम्न जाति के लोग किए थे, क्योंकि उनको वैकोम मंदिर, महादेव का जो मंदिर है त्रावणकोर में, उनको जाने के लिए परमिशन नहीं था। 1924-25 में ये आंदोलन हुआ था। तो ये एक अहिंसात्मक रूप से आंदोलन किए थे। इसको कौन किए थे, तो माधवन जो ऊपर में था, कलप्पन और केशव मेनन, ये 3 लोग जो थे लीडर थे इसके, माधव, कलप्पन और केशव। ठीक है, ये लोग उसके याद कर लो, केशव, कलप्पन और माधव, KKM या MKK कैसे भी याद कर लो, या MK²। ठीक है, तो महात्मा गांधी गए थे दोस्तों इस आंदोलन में शामिल हुए थे। ये फेमस चीज़ है, इंपॉर्टेंट है ये। महात्मा गांधी जो है वैकोम सत्याग्रह 1924-25 में गए थे। ठीक है, तो जब इसका वो आया, फैसला आया, तो पूरा तरह से अलाउ नहीं किया गया। तो मंदिर में ऐसा नहीं है कि कोई भी मंदिर है उसमें, वैकोम मंदिर में हमको अलाउ करना था। सब मांग कर रहे थे कि हमको पूरा मंदिर में घूमने की आज़ादी मिलनी चाहिए, जाने की आज़ादी होनी चाहिए, प्रवेश करने की आज़ादी होनी चाहिए निम्न जाति को। लेकिन जब फैसला आया, मतलब वहाँ का राजा का ये भी, तो ये बोला गया कि देखो तुमको पूरा मंदिर में जाने का अलाउ नहीं है, मंदिर के कुछ पार्ट में ही तुम जा सकते हो। तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट, तो सकारात्मक रिजल्ट तो जरूर आया कि मंदिर के कुछ भाग में लोअर कास्ट को जाने की अनुमति हो गई दोस्तों। तो आप समझ में आ गया वैकोम सत्याग्रह, क्लियर है आपका। चलिए अगला देखते हैं श्री नारायण गुरु के बारे में दोस्तों। तो श्री नारायण गुरु ने एक आंदोलन चलाया था। ठीक है, उसका नाम था SNDP, शॉर्ट में बोलते हैं श्री नारायण धर्म परिपालन। ठीक है, और योगम, एक आंदोलन चलाया था, एक संस्था बनाया था 1903 में। क्यों बनाया था, क्या लक्ष्य था, तो वही था, ये निम्न जाति से उनका विरोध में छुआछूत होता था, तो छुआछूत को ख़त्म करना इनका मकसद था। और ऐसा मंदिर बनाना इसका मकसद था जो सभी जातियों के लिए ओपन हो, कोई भी जाति वाला जा सकता है। तो ये एक अपना नारा दिए थे दोस्तों, स्लोगन दिए थे, उसका नाम था वन रिलीजन वन गॉड, वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड। मतलब मानवता के लिए एक धर्म होना चाहिए, एक जाति होना चाहिए, एक भगवान होना चाहिए। ठीक है, SNDP मूवमेंट समझ में आया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है अरावीपुरम मूवमेंट, 1888 में हुआ था। तो जो हम लोग ऊपर ने पढ़ा ना, SNDP श्री नारायण धर्म परिपालन किसने स्थापना किया था, श्री नारायण गुरु ने। तो उन्होंने क्या किया, अपने घर में एक मूर्ति ले आया शिव का। ठीक है, और खुद रख के पूजा कर लिया। ठीक है, इसी को बोलते हैं अरावीपुरम। ठीक है, मूवमेंट। पहले अलाउड नहीं था ना लोअर कास्ट हो कि वो पूजा करे, मंदिर बनाए। इन्होंने क्या किया, शिव का मूर्ति घर में लाए और इस्टेब्लिश कर दिया शिवलिंग को, और खुद बैठ के जो है यहाँ पे पूजा करने लगे। तो उसी मूवमेंट को बोलते हैं क्या, अरावीपुरम मूवमेंट। ठीक है, ये लोअर कास्ट के थे फिर भी पूजा किए, इसका मतलब विरोध कर रहे थे भाई कि ब्राह्मण को ही पूजा करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट। इस्लाम में क्या क्या सुधार के लिए आंदोलन हुआ था, तो एक हुआ था अहमदिया मूवमेंट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अहमदिया मूवमेंट हुआ था, इस्लामिक सुधार आंदोलन। तो इसको कौन किया था, कौन स्टार्ट किया था, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया था। कब किया था, 1889 में किया था, पंजाब में किया था। ठीक है, तो ये एक उदारवादी आंदोलन था जो ब्रह्म समाज के जैसा ही था। वो भी मतलब बोलते थे सभी धर्म बराबर है, जातिवादी नहीं होना चाहिए, यही सब चीज़। ठीक है, तो एक धर्म का बात बोलता था और वेस्टर्न एजुकेशन का बात बोलता था। ठीक है, देवबंद मूवमेंट हुआ। देवबंद कहाँ है दोस्तों, यूपी में है। ठीक है, तो ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। रिवाइवलिस्ट मतलब हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि पुराना चीज़ को कट्टरवादिता को ये लाना का बात बोलता था। तो ये बात बोलता था दर उल इस्लाम का। दर उल इस्लाम मतलब इस्लाम का एक देश बनाओ, ऐसा प्योर इस्लाम की तरफ लौटो। ये ऑर्थोडॉक्स था, कट्टरवादी था, और कहीं कहीं कुछ इसका उदारवादी भी था। तो ओवरऑल देखेंगे तो रिवाइवलिस्ट था, लेकिन कुछ कुछ इसका लिबरल एलिमेंट भी इसमें था, उदारवादी भी बात बोलता था। तो ये बोलता था जो कुरान है ना, जो ओरिजिनल, जो कुरान मतलब क्या है, कुरान क्या है, कुरान अल्लाह का बात है, जो अल्लाह बोला है उसका बात कोई लिखा है तो उसको कुरान बोलते हैं। और एक होता है हदीस, हदीस मतलब प्रॉफेट मोहम्मद। ठीक है, तो प्रॉफेट मोहम्मद का जो बात होता है वो हदीस बोला जाता है। तो ये बोलता था यार जो कुरान है और जो हदीस है ना, उसका जो प्योर टीचिंग है, मतलब जो प्योर में अल्लाह ओरिजिनली में बोला है उसी को हमें अपनाना चाहिए। बाद में जो है कोई अगर कुछ बोला है उस पर तो उसको हमें नहीं मानना चाहिए। ठीक है, इन्होंने विदेशियों के विरुद्ध में एक युद्ध का ऐलान किया जिसको हम लोग जिहाद बोलते हैं। ठीक, ये बोला था कि हमें क्लासिक इस्लाम को लाना है। क्लासिक इस्लाम मतलब जो ओरिजिनल इस्लाम है, जो अल्लाह के द्वारा बोला गया था, उसको हम लोग लेके आना है। और मुस्लिम का जो है स्पिरिचुअली मतलब जो है, स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है, तो ये बोलते थे कि जो मुस्लिम का वो आध्यात्मिक रूप से और मोरल जो है उसका मॉरली रूप से है ना, मॉरल मतलब मौलिक रूप से उसका जो है सुधार होना चाहिए दोस्तों।
ठीक है, आध्यात्मिक रूप से और एथिकल रूप से, मॉरल रूप से सुधार होना चाहिए। ठीक है, ये बोलते थे इस्लाम जो है उसका लिबरल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत एकदम कट्टरता नहीं होना चाहिए, लिबरल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कोई अगर कुछ किया है तो उसको सर काट दो या ये काट दो, ऐसा नहीं, लिबरल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इसका एक पॉलिटिकल विंग था, पॉलिटिकल पार्टी था जो देवबंद मूवमेंट में बनाया था, उसका नाम था जमीयत उलेमा ए हिंद 1918 में। इसके जो मेन लीडर थे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो इसके इम्पोर्टेंट नेता थे। ये 1866 में बना दोस्तों। ठीक है, इसका फाउंडर कौन था, किसका, देवबंद मूवमेंट का। तो नाम आपको याद रखना है, मौलाना हुसैन अहमद और मोहम्मद कासिम ननोतवी। ठीक है, याद रखिएगा। और देवबंद मूवमेंट जो है वो अंग्रेज़ों का विरोध किया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं वहाबी मूवमेंट। ठीक है, तो वहाबी मूवमेंट के फाउंडर थे शाह वली उल्लाह। दोस्तों ये बहुत भयंकर मूवमेंट था, रिवाइवलिस्ट था, मतलब बहुत कट्टरता था इसमें। ठीक है, इसलिए इतना कट्टरता था, इसलिए इसको जो है इंडिया में उतना जो है सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि इंडिया लिबरल देश है ना। तो इस्लामी कल्चर में जो ये मानता था कि इस्लाम के कल्चर में भाई वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कुछ नहीं होना चाहिए। वेस्टर्न का मतलब जो वेस्ट है, जो पश्चिमी जो देश हैं, उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए इस्लामी कल्चर में। इसके जो अभी ये सपोर्ट करते हैं वहाबी आंदोलन को, कौन करते हैं अभी के डेट में देखेंगे तो सऊदी अरेबिया जो देश है, अरब वाला देश, वो लोग करता है, जो कट्टरता से भरा पड़ा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर कुरान या हदीस में अगर परस्पर विरोधी हो तो हमें जो है क्या, किसका ध्यान देना चाहिए दोस्तों, हमें समझना चाहिए किसको। अगर मान लीजिए हदीस में कोई चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, और कुरान में कोई चीज़ लिखा हुआ है पर और विरोधी अर्थ है, तो हमें किसका फॉलो करना चाहिए, हमें करना चाहिए रीजन का, तर्क का हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो ये तो कुछ कुछ चीज़ ठीक भी बोलता था, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें ना तो ये कैसा मूवमेंट था, बहुत कट्टरता से भरा था। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में, अब ये चूँकि देखिए वेस्ट का इंटरफेरेंस हस्तक्षेप को नहीं मान रहा, इसीलिए 1857 क्रांति में भी ये ब्रिटेन के विरुद्ध में भी आंदोलन चलाया था। क्यों, क्योंकि ये लोग जो है धर्म पे इंटरफेयर कर रहे थे। आपको पता है कैसे कर रहे थे, तो इस्लामिक संप्रदाय के बीच में ये भी चाहते थे कि सहयोग बने। जो अलग अलग इस्लामिक संप्रदाय है, जो क्लास है, जो ऑर्डर है, उसमें कॉपरेशन की बात बोलते थे। जैसे अलग अलग इस्लामिक संप्रदाय क्या क्या है, आप इसमें से एक का भी नाम नहीं सुने होंगे, क्योंकि ये इंडिया में है ही नहीं। ये कहाँ है, इसके सपोर्टर ज़्यादातर कहाँ हैं, सऊदी अरेबिया ये सब में। तो हनफिया, मलिकिया, साफिया एंड हनबलिया, ये सब में 4 संप्रदाय हैं। इसमें ये सहयोग का बात बोलता था। कौन, वहाबी आंदोलन मूवमेंट। कब हुआ, अब कब हुआ इसको कमेंट सेक्शन में बताइए लिख के, कब हुआ था ये आंदोलन, सब फाउंडर कौन था, फाउंडर तो वलीउल्लाह था। ठीक है ना, ये सबको ध्यान देना है। उसके बाद एक फेमस इस्लाम सुधार आंदोलन था, उसको अलीगढ़ मूवमेंट बोलते हैं दोस्तों। इसको सर सैयद अहमद खान ने किया था। 1817 में 98 में इनका कार्यकाल था। 1875 के आसपास का इनका जो है बना था ये अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है, इसका भी मकसद था सामाजिक और शैक्षणिक, मतलब मुस्लिम को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से विकास करना। इन्होंने एक जर्नल निकाला था, पत्रिका निकाला था, जिसका नाम था दोस्तों तहजीब उल अखलाक, और नाम से ही पता चल रहा है किस में होगा, उर्दू में होगा। ठीक है, ये बोलते थे कि धर्म के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, रीजन, मतलब तर्क के आधार पे हम धर्म को देखें। धर्म में अगर कुछ लिखा हुआ है तो क्या वो सही है गलत है, तर्क लगाओ, उसमें रीजन लगाओ। ठीक है, बोल रहा है हमें धर्म के प्रति जो है अंधभक्ति नहीं होना चाहिए, ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए। कुरान का भी हम लोग को धर्म के आधार, तर्क के आधार पे, रीजन के आधार पे हमको उसको विवेचन करना चाहिए, उसका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, उसको एनालिसिस करना चाहिए, और समय के अनुसार हम लोग को चेंज होना चाहिए। ये नहीं कि कुरान में कुछ लिखा था 6th सेंचुरी या 7th सेंचुरी के टाइम, तो उसको अभी भी उस टाइप का नहीं मानो, उसको टाइम के में क्या बोल रहा है देखो। जैसे उसमें बोला गया था, हो सकता है कि ट्रिपल तलाक के बारे में बोला गया होगा, मान लो बोल रहे हैं, या भी बहुत सारा बहुविवाह। तो उस समय कंडीशन इसलिए था कि अल्लाह ने बोला था कि हमें इसलिए बहुविवाह करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि भैया उस समय बहुत सारे लोग जो थे, युद्ध जब हुआ था, एक तरफ थे इस्लाम और दूसरा था क्रिश्चियनिटी, अब दोनों में होली वार हुआ था दोस्तों, तो बहुत मुस्लिम लोग डेथ हो गया था। तो बहुत जो औरत थी वो विधवा हो चुकी थी। अब इनका परवरिश करने के लिए जो मुस्लिम को चाहिए था कि वो जो है इन लोगों से शादी कर ले, तो इसीलिए बोला गया था कि मुस्लिम जो है मतलब 1-2 शादी 3 शादी तक कर सकता है, लेकिन अभी के डेट में नहीं। तो इसलिए बोला था कि धर्म के नाम, समय के अनुसार और लॉजिक और रीजन के अनुसार जो है धर्म का इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए। समझ में आया। इन्होंने पर्दा सिस्टम जो होता है दोस्तों, जो घूंघट में रहती है, हिंदू धर्म में घूंघट बोलते हैं और उसमें क्या बोलते हैं, पर्दा मुस्लिम में, तो पर्दा सिस्टम का विरोध किया था। ठीक है, और बाद में लेकिन क्या हुआ, शुरू में तो ये बहुत लिबरल थे, उदारवादी थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये कट्टर बन गए। क्यों बन गए, क्योंकि ब्रिटेन ने इसको कान में एकदम जो है भर दिया कचड़ा,
कचरा ये फंस गया कि देखो हिंदू वाले ही जो है सब आगे बढ़ रहे हैं, मुस्लिम पीछे जा रहा है, तो तुम क्यों हिंदू हिंदू चिल्लाता है और क्यों जो है तुम सबकी बात बोलता है, तुम सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम की बात बोलो ना। और ये यहाँ तक ये लास्ट में बोल दिए, शुरू में तो बहुत अच्छे थे ये, लास्ट में ये बोल दिया कि इंडिया में मुस्लिम जो है रह ही नहीं सकता है, ठीक है, इसलिए अलग देश बना और ये वो की बात बोले थे, ठीक है, समझ में आया। चलिए, एक और मूवमेंट हुआ था इस्लाम में जो सुधार से रिलेटेड, 1910 में हुआ था। इसका लीडर थे मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान और हसन इमाम, ठीक है। तो अली, ठीक है, अजमल खान और इमाम, हसन इमाम, ठीक है, हसन इमाम। तो हा करके आप याद कर लो, HA, हसन, अली और हकीम, हाँ, या ये HH याद कर लो, हकीम, अली या हसन, ठीक है। चलिए, तो ये क्यों उभर के आया था दोस्तों? इसलिए उभर के आया था क्योंकि सर सैयद अहमद खान जो था वो बहुत लॉयलिस्ट था, बहुत उदारवादी राजनीति था, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भैया जो है इतना भी उदारवादी सही नहीं है, जितना भी जो है अंग्रेज़ के पीछे सटना सही नहीं है। ये भारत के राष्ट्रवाद जो थे उसको पूर्ण सपोर्ट किए थे, हाँ, 100% सपोर्ट। अब ब्रिटेन के विरुद्ध बहुत भयंकर इनका फीलिंग था, बहुत भयंकर इन लोगों ने विरोध किया। किसने? अरहार ने किया, याद रखिएगा, 1910, हसन इमाम, अजमल खान और मोहम्मद अली, ठीक है। अब सिख समाज में क्या क्या सुधार आंदोलन हुआ दोस्तों? तो दो फेमस है, एक है निरंकारी मूवमेंट, ठीक है, और दूसरा है सिंह सभा मूवमेंट। तो निरंकारी मूवमेंट नाम ही से पता चला, निरंकारी मतलब जिसका कोई आकार ना हो। तो इसका जो फाउंडर थे वो थे बाबा दयाल दास। 1783 से 1855 तक इनका कार्यकाल था। पंजाब जो उस समय का पाकिस्तान था दोस्तों, रावलपिंडी में इसका जो है बना था ये। महाराजा रंजीत सिंह के ये समकालीन थे बाबा दयाल दास, क्योंकि पता है आपको महाराजा रंजीत सिंह थे दोस्तों, उनका डेथ मुझे जितना भी याद आ रहा है 1839 के आसपास हो चुका था, है ना। तो वही कार्यकाल है, देखो आप। तो महाराजा रंजीत सिंह के कंटेम्प्रेरी थे, जो थे समकालीन थे। ये एक भगवान पे विश्वास करते थे, निरंकार पे, ठीक है। और ये बोलते थे कि शादी ब्याह में एकदम धूम धड़ाका डीजे वीजे करके पूरा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि शादी जो होना चाहिए वो आनंद करज होना चाहिए। आनंद करज मतलब सिंपल मैरिज, सीधा साधा शादी हो, ठीक है। और ये बोले कि हम लोगों को जो है आदि ग्रंथ को भी जपना चाहिए। आदि ग्रंथ पता है ना, जो सिख हैं उनका जो फेमस जो बुक है दोस्तों, उसको आदि ग्रंथ बोलते हैं, ठीक है। उनका रिसाइटिंग हम लोग को करना चाहिए, ठीक। दूसरा सिख सुधार आंदोलन था, उसको बोलते हैं सिंह सभा मूवमेंट, ठीक है। 1873 में हुआ, मतलब इसके बाद हुआ, ठीक है। आपको ये ध्यान देना, दो इसका ऑब्जेक्टिव था, दो इसका उद्देश्य था। पहला तो ये था कि लोगों में वेस्टर्न एजुकेशन को प्रोवाइड करना, ठीक है, ईसाई संप्रदाय में वेस्टर्न एजुकेशन देना। इसके अलावा दूसरा उद्देश्य ये था कि बाकी धर्म वाले जो सिख लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनका विरोध करना, ठीक है। मतलब सिख धर्म को छोड़ के बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो उनका विरोध करना, बाकी धर्म वालों का विरोध करना, ठीक। जो परिवर्तन करवा रहे हैं, सबका नहीं, जो परिवर्तन करा रहे हैं वो। और इन्होंने अपने विचार को प्रमोट करने के लिए खालसा स्कूल और कॉलेज का स्थापना किया दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा जो है कंप्लीट था सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। इसके बाहर आपको यूपीएससी नहीं पूछेगा, और पूछेगा भी तो आप एलिमिनेट करके आसानी से बना लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो देखिए दोस्तों, हमको इसके बारे में क्या क्या जानना है, कारण क्या है, कहाँ कहाँ केंद्र था, कौन नेता था, ये सारी चीज़, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक जो है वो मेंस का है, लेकिन कुछ जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो कारण क्या था दोस्तों? तो पॉलिटिकल कारण था, राजनीतिक। आपको पता है ब्रिटेन उस समय सब्सिडरी अलायंस लेके आया था, ठीक है। तो सब्सिडरी अलायंस कौन लेके आया था दोस्तों? वेलेस्ली ने। आपको पता है 1799 से 1805 तक उसका कार्यकाल था। तो सहायक संधि लेके आया था। सहायक संधि में क्या था कि भैया ब्रिटेन का एक रेसिडेंट रहेगा, उसकी आर्मी रहेगी वहाँ पे ब्रिटेन की, उस राजा के, इसके पास कोई भी फॉरेन पॉलिसी बनाने का जो है पावर नहीं होगा, कंसल्ट करना पड़ेगा, ये सब था ना। तो सब्सिडी अलायंस जब हुआ तो राजा लोग पीड़ित हुए भैया। तो राजा लोग जब पीड़ित हुए तो एक राजा दूसरे से जब बात करने लगा तो बोला कि यार तुम क्यों प्रॉब्लम तुमको क्या है? अच्छा, सब्सिडी अलायंस के कारण। तुम्हें क्या दिक्कत है? सब्सिडी अलायंस के कारण। मतलब हमारा जो दुश्मन है दोस्तों कौन है? अंग्रेज। इस तरह से पॉलिटिकली रूप से लोग जो है यूनाइट हो गए हैं कि नहीं। डलहौजी ने लेकर आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, चुप की संधि, जिसमें क्या था कि कोई भी राजा अगर बिना उसका मतलब मर जाता है, बिना हायर का, बिना वंश का, तो अगर उसका जो एडॉप्टेड सन होगा, गोद अगर लिया बच्चा है, तो वो तब तक राजा नहीं बन पाएगा जब तक ब्रिटेन उसको परमिशन ना दे दे, गवर्नर जनरल परमिशन ना दे दे, ठीक है। और जब परमिशन लिए बिना ये बना देता था तो उसको वो कैप्चर कर लेता था, जिस तरह से उसने झांसी को कैप्चर किया था और जो है लखनऊ को कैप्चर किया था, ठीक है, किसने? डलहौजी ने।
तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण भी बहुत सारे जो राजा थे वो भी जो है गुस्सा थे, इसलिए उन्होंने जो है विद्रोह किया। ठीक है, इसके अलावा आर्थिक और प्रशासनिक इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव काउजेज क्या था, तो मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक काउजेज क्या था दोस्तों। सबसे लैंड रेवेन्यू हमने पढ़ाया था 3 आपको, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और ज़मींदारी सिस्टम, है ना। तो बहुत शोषणकारी था, किस तरह से हमने देखा था कि 50 से 60% तक टैक्स था कि नहीं। अगला क्या कारण है, सोशल एंड रिलीजियस, सामाजिक और धार्मिक। तो आपको पता है कि वो लोग जो है धर्म परिवर्तन कर रहे थे, क्रिश्चियन मिशनरी को जो है अलाउ कर दिए थे कि इंडिया में कि वो धर्म परिवर्तन करे, क्योंकि हमने जब पढ़ेंगे आप चार्टर एक्ट 1813 में पढ़ाऊँगा अभी, इसमें अलाउ कर दिया गया था कि भारत में क्रिश्चियन मिशनरी को धर्म परिवर्तन करने के लिए आने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ एक और कानून लेके आया गया था, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1850। इसमें ये था कि कोई भी अगर आदमी धर्म परिवर्तन कर रहा है, ठीक है, मान लो कोई बेटा है, ठीक है, वो धर्म परिवर्तन कर रहा है, मतलब हिंदू से चेंज होके वो कोई और कर गया, तो पहले यह था कि कोई आदमी अगर धर्म परिवर्तन कर ले रहा है तो उसको अपने बाप के प्रॉपर्टी जो होता था, पिता के प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन अंग्रेज कानून लेके आ गया कि भैया कोई भी धर्म परिवर्तन आप कर रहे हो उसके बावजूद भी आप पिता का प्रॉपर्टी आपको मिल सकता है। इसका मतलब क्या, अंग्रेज चाह रहा है कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे धर्म में जाए। ठीक है, इसका लोगों ने विरोध किया, तो विरोध करेगा तो फिर क्रांति होगा, 1857 की क्रांति। और भी विदेशी प्रभाव क्या था कि पहला हमने पढ़ा था अफगान वार, जो 1839 और 42 के समय में हुआ था। कमेंट सेक्शन में करके बताइए, मैंने बताया था आपको कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का। ठीक है, क्या वो ऑकलैंड था, बताइए कमेंट सेक्शन में करके। तो फर्स्ट अफगान वार में पता है आपको बहुत बुरे तरह से अंग्रेज हारा था। तो अंग्रेज जो भौंकता था, बोलता था कि यार मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता, सब उसका घमंड जो यहाँ पे चूर हो गया। तो लोगों ने जब देखा यार छोटा सा अफगानिस्तान जब इंडिया के मतलब जब ब्रिटेन को हरा सकता है, तो इंडिया इतना बड़ा है दोस्तों, तो पूरे इंडिया के लोग अगर मिल जाए तो क्यों नहीं हरा सकता है। तो उसका जो है इसलिए उन्होंने आंदोलन किया 1857 में। उसी तरह क्रीमिया के भी युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक है, जिस पर अभी रूस का कब्जा किया है, उसके युद्ध में भी अंग्रेज जो है हारा था दोस्तों। ठीक है, 1853 से 56 में। तो जब ये युद्ध में हारा तो लोगों को ही कॉन्फिडेंस मिला कि हम भी हरा सकते हैं, है ना। मिलिट्री कारण क्या था, सैन्य कारण क्या था कि एक कानून आया था, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856, डलहौजी के समय आया था, जिसमें ये लिखा था कि कोई भी सैनिक, भारत का सैनिक, वो कहीं भी सर्विस के लिए उसको भेजा जा सकता है। मतलब उसको इंडिया भी भेजा जा सकता है, उसको बांग्लादेश भी भेजा जा सकता है, उसको अफ्रीका भी भेजा जा सकता है, जहाँ भी भेजा जा सकता है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है, सैनिक कुछ नहीं कर सकता है। अब पहले आपको पता है कि लोग विश्वास करते थे कि यार अगर हम लोग समुद्र को क्रॉस कर देंगे तो हम लोग जो है धर्म जो है हम लोग परिवर्तन हो जाएगा और हम लोग का समाज बहिष्कार कर देगा, ऐसा माना जाता था। तो सैनिक भी थे, वो भी तो दोस्तों भारत के लोग ही थे ना। भले आप कपड़ा वपड़ा देखोगे तो सेना का पहनेंगे, लेकिन उसके अंदर जो है भाई वो तो हिंदू धर्म ही छाया हुआ है या मुस्लिम का छाया हुआ है। तो जो उनका मान्यता था, तो अगर ये एक्ट आने के बाद उनको सर्विस तो देना पड़ेगा दूसरे देश में, तो फिर सैनिक लोगों ने विरोध कर दिया कि भैया ये वाला कानून को तुम हटाओ। ठीक है, क्रांति कर दिया। ठीक, इसी तरह से उनका जो है सिस्टमैटिक रूप से, संस्थागत रूप से जो है धर्म में परिवर्तन होने लगा। आपको पता होगा कि जो सैनिक यहाँ पे रहते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं छावनी या कैंटोनमेंट, या उसको बोलते हैं हम लोग बैरक। ठीक है, बैरक बोलते हैं। तो बैरक में जब रहते थे वो सैनिक रहता था यहाँ पे, तो क्रिश्चियन मिशनरी जो है दोस्तों यहाँ पे अंग्रेज उसको भेजता था। ठीक है, अब वो क्यों भेजता था, ताकि ये लोग जो है ईसाई धर्म के बारे में इन लोगों को बताए और इन लोगों का धर्म परिवर्तन कर दे। तो ये लोग भी जो सैनिक थे फिर विरोध, इसलिए उनको और भी गुस्सा था कि तुम क्या कर रहे हो। एक तो तुम हमको अपना जो है और टिक्का विक्का लगाने सब मना कर दिया था कि तुम दाढ़ी नहीं रख सकते हो, टिक्का नहीं लगा सकते हो, मुस्लिम जो है टोपी नहीं पहन सकता है। तो एक तो वो बैन कर दिया और दूसरा बोल दिया कि यार तुमको कहीं भी भेजा जा सकता है, और तीसरा काम ये कर रहा है भैया कि तुमको धर्म परिवर्तन करवा रहा है। तो गुस्सा नहीं आएगा इनको, आएगा ना। ठीक है, तो उसके बाद और तत्कालिक मिलिट्री कारण क्या था दोस्तों, आपको पता है कि र्यूमर्स उड़ा था या अफवाह चला था, जो भी हुआ था, बोला जाता था कि आटा जो होता है उसमें जानवर का जो हड्डी होता है उसको पीस के डाल दिया जाता है। इसके अलावा पहले एक नया बंदूक चलता था जिसका नाम था ब्राउन मस्कट। ठीक है, उसको चेंज करके अंग्रेज ने इनफील्ड राइफल लेकर आया, जिसमें क्या होता था, ये जो हमारा वो है गोली है, गोली को दांत से चबाना पड़ता था। ठीक है, चबाना पड़ता था और उसका जो कवर को हटाना पड़ता था, तब जाके ये गोली को आप बंदूक में डाल के ठाएँ से गोली मारोगे। ठीक है, तो लेकिन ये अफवाह उड़ गया या जो भी पता चला होगा कहीं से कि गोली का ऊपर जो कवर होता है ना दोस्तों, जो उसको वो रखते थे, लुब्रिकेट रखते थे, मतलब उसको चिकना बनाते थे। कैसे बनाते थे, तो बोला जाता था कि वसा जो होता है फैट बनाते थे फैट से। तो किसके फैट से, तो बोलते जाता था कि इसमें गाय का मांस और सूअर का चर्बी का यूज होता है,
इसको गोली में जो लेयर बनाने के लिए। तो ये बोले कि यार हम मुँह से चबाएंगे तो हम तो गाय खा लिए यार, हम तो सूअर खा लिए। हम हिंदू जो है गाय को पवित्र मानता है तो वो तो नहीं खाएगा। मुस्लिम जो है सूअर को अपशगुन मानता है तो वो तो नहीं खाएगा। तो जब अब चूँकि उनको दाँत से चबाना पड़ेगा तो दाँत से चबाने के बाद भाई तो टच हो गया ना उसके मुँह में, तो वो खा लिया ऑटोमेटिकली, इसलिए उन लोगों ने विरोध कर दिया। बात समझ में आया? तो ये सब कारण थे कि क्यों 1857 की क्रांति हुई दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई उसके पहले क्या क्या घटना हुआ, क्या क्या छोटा छोटा रिवोल्ट हुआ। ठीक है, तो आपको क्रोनोलॉजी, आपका कालानुक्रम याद होना चाहिए कि सबसे पहले ब्रह्मपुर कहाँ है? बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है। तो ब्रह्मपुर जो बंगाल में है वहाँ पे फरवरी 1857 को जो राइफल लाया गया था, इनफील्ड राइफल, वहाँ पे सैनिक ने बोला कि हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, उसी तरह अप्रैल 1857 में जो मंगल पांडे थे, जो 34वें नेटिव इन्फेंट्री के रेसिडेंट के एक सैनिक थे, उन्होंने अपना अधिकारी को मार दिया, मार के बैरकपुर में मार दिया बंगाल में। ठीक है, और बाद में मंगल पांडे को फांसी हो गई थी, विरोध किए वहाँ पे। उसी तरह मई 1857 के पहले देखते हैं कि 24 अप्रैल 1857 में जो 3rd नेटिव इन्फेंट्री था दोस्तों, बोला कि हम कार्ट्रिज यूज जो है नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब बंदूक जो नया वाला यूज हुआ है, गोली, वो यूज नहीं करेंगे। तो 9 मई को उन लोगों को डिसमिस कर दिया गया, हटा दिया गया नौकरी से, और 10 साल के लिए कुछ लोगों को जेल दे दिया गया। ठीक है, उसी तरह मई 1857 में जो अवध में जो रेजिडेंट था 7वां सैनिक का जो ठिकाना था, वहाँ पे भी ऑफिसर का बात जो है सैनिक मानने से मना कर दिया। फिर जाके इनको जब जेल वेल हो गया, सैनिक लोगों ने विरोध कर दिया, ये तुम क्या कर रहे हो। फिर 1857 का जो है धीरे धीरे जन्म हुआ, और 10 मई को 1857 की क्रांति का जो है लाइट हुआ, मतलब वो शुरू किया गया। और सैनिक लोग जो है जहाँ पे रहते थे वहाँ के ऑफिसर लोग को मार दिए, अपने जो कैदी सैनिक थे उनको छुड़ा दिए, और सब पैसा वैसा लूट के और गोली बंदूक बारूद लेके दिल्ली की तरफ चल पड़े। ठीक है, क्यों दिल्ली की तरफ चल पड़े थे? क्योंकि उस समय जो मुग़ल साम्राज्य था दोस्तों, मुग़ल का साम्राज्य जो था वो दिल्ली तक सीमित था, और उस समय मुग़ल का राजा था बहादुर शाह जफ़र। तो बहादुर शाह जफ़र को राजा डिक्लेयर करने के लिए कि इसी के अंडर में हम भारत की आज़ादी चाहते हैं, इसी के लीडरशिप में, नेतृत्व में, तो इसीलिए वो लोग दिल्ली की तरफ बढ़े। इससे ये पता चलता है कि किस तरह से उस समय भी लोग जो है मुग़ल पे विश्वास रखते थे। और मुग़ल क्या था? मुस्लिम था। लेकिन इससे ये पता चलता है किस तरह से उस समय भी समाज में जो था एकजुटता था, है ना, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म सब मिल कर रहते थे। अंग्रेज जब तोड़ना चालू किया जाति मतलब धर्म के नाम पे, वो क्रांति के बाद तोड़ेगा, क्यों देखा कि अरे यार क्रांति में सब लोग साथ में आ गए थे तो क्यों ना इनको अलग कर दिया जाए। तब जाकर 1857 के बाद जितना भी पॉलिसी आएगा अंग्रेज का, हम लोग देखेंगे उसमें हर समय वो लोग धर्म के आधार पे लाया, तोड़ने का बात बोला है। ठीक, चलिए अब हम कुछ देखते हैं दोस्तों वाइट म्यूटिनी मतलब ऐसा म्यूटिनी, ऐसा विद्रोह जो अंग्रेज सैनिकों के द्वारा किया था। ठीक है, तो 2 म्यूटिनी हुआ था, 2 विद्रोह हुआ था जो अंग्रेजी सैनिक किए थे। तो ठीक है, तो एक विद्रोह हुआ था 1766 में। ठीक है, मुंगेर में हुआ था, बिहार में मुंगेर है, तो वहाँ पे उसको मुंगेर म्यूटिनी भी बोलते हैं। तो ब्रिटिश का सोल्जर जो इंडिया में था, ठीक है ना, मतलब ओवरऑल देखिएगा तो इंडिया का ही सोल्जर जो मतलब इंडिया के में ही जो सोल्जर ब्रिटेन के रहते थे, गोरे सैनिक है ना, वो विद्रोह कर दिए। क्यों विद्रोह किए? क्योंकि उनको जो मिलिट्री अलाउंस था उनको कम कर दिया गया था। ठीक है, तो ये विद्रोह किया। वाइट म्यूटिनी कब हुआ? 1766 में। उससे ज़्यादा फेमस आपका ये है 1861 वाला। इसमें भी वाइट म्यूटिनी हुआ। क्यों म्यूटिनी हुआ? क्यों हुआ उससे जाने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ब्रिटेन का जो सेना होती थी दोस्तों इंडिया में, वो 2 टाइप का होता था। एक होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में जो सेना होती थी वो, और दूसरा सेना होता था क्वीन का सेना। ठीक है, तो जो भी यूरोप के जो सैनिक थे जो इंडिया में काम करते थे, या तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में काम कर ले, या फिर क्वीन के जो रानी थी उसके सेना में काम करे। क्योंकि पता है 1858 के बाद जो है रानी का क्वीन का शासन आ गया था, तो क्वीन का भी सेना थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की भी सेना थी। तो जो वाइट म्यूटिनी ने किया वो कौन किया? ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी ने किया। क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि जब पावर का ट्रांसफ़र हो गया, पहले पावर किसके पास था? कंपनी के पास। अब पावर किसके पास आ गया? क्राउन के पास। तो इसके जो सेना थी, कंपनी की सेना थी, वो बोली कि यार हम क्राउन की सेना में जो है सर्विस नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब पावर ट्रांसफ़र हुआ कंपनी से क्राउन में, तो बोला हम यहाँ पे सर्विस नहीं करेंगे, और उन लोगों ने जो है विद्रोह कर दिया। क्यों विद्रोह कर दिया? क्योंकि रानी बोली थी कि जो है तुमको सर्विस जो है करना पड़ेगा मेरा सेना में, और तुमको घर जाने का नहीं है। विद्रोह कर दिया तो इनका निंदा भी हुआ, क्रिटिसाइज भी हुआ, तो इनका मांग पूरा हो गया मांग पूरा हो गया तो इनको पैसा दिया गया, भत्ता दिया गया, और ये बोला गया कि अगर जो सैनिक जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में हैं, जो चाहते हैं कि क्वीन आर्मी में सर्विस करे तो वो कर सकते हैं, जिसको नहीं करना वो आराम से घर जा सकते हैं। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में कुछ जो लोग थे वो विद्रोह किए
सभी नहीं किया, कुछ लोग विरोध किया। विद्रोह करने के बाद फिर ये सहमति हुआ कि ठीक है, जिसको घर जाना जाओ, आज जिसको नहीं जाना है मत जाओ, ठीक। और उसको अलाउंस दिया गया, तब जाके ये विद्रोह ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से कौन कौन सा केंद्र था 1857 रिवोल्ट का और कौन कौन सा उसका नेता था। तो ये आपको याद रखना चाहिए। दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह जफ़र। तो बहादुर शाह जफ़र को सपोर्ट करने के लिए उसका जनरल था जनरल बख्त खान। और जनरल बख्त खान जो भी फैसला लेता था वो बहादुर शाह जफ़र के बिहाफ पे लेता था, मेन यही था, ये तो नाम का था, ठीक। कानपुर में नाना साहब पेशवा नाना साहब थे। क्यों ये शामिल हुए थे? क्योंकि इनको पेशवा के पद से हटा दिया गया था दोस्तों, ठीक है। बिहार में कौन थे? कुंवर सिंह। क्यों शामिल हुए थे? क्योंकि इनके जो भी इनका साम्राज्य था उनसे इसको बेदखल कर दिया गया था, ये ज़मींदार थे तो ज़मींदारी से इनको हटा दिया गया था, ठीक। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने की। क्योंकि ये चाहती थी इसका जो एडॉप्टेड सन है, गोद लिया हुआ बच्चा है, वो राजा बने, लेकिन अंग्रेज़ जो है नहीं माना। तो बरेली में खान बहादुर खान किए। क्यों किए? क्योंकि इनका पेंशन जो है अंग्रेज़ रोक दिया था, ठीक है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किए। क्यों किया? क्योंकि इनका जो गोद लिया हुआ बच्चा था उसको अंग्रेज़ जो है शासक के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे झांसी का। बागपत में किसने किया? शाहमल ने किया, ठीक है, याद रखना आपको। फैजाबाद में किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला ने किया, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। अब फैजाबाद भी कहाँ है? यूपी में है। बागपत भी कहाँ है? यूपी में है। झांसी भी कहाँ है? यूपी में है दोस्तों। लखनऊ भी यूपी में, बरेली भी यूपी में, मतलब यूपी बिहार में ही जो ये आंदोलन होता ज़्यादा। और पूछेगा कि इंडिया मूवमेंट पूरा साउथ इंडिया में भी था? नहीं, जो इसी एरिया में था, बिहार, यूपी, थोड़ा सा दिल्ली विल्ली, कानपुर वानपुर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो ये हमारा 1857 की क्रांति जो है ख़त्म हो गया। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद का उदय जो है भारत में कैसे हुआ दोस्तों, नेशनलिज्म का उदय कैसे हुआ। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रवाद हुआ दोस्तों वो कैसे हुआ। तो आपको पता है कि अंग्रेज की नीतियों के कारण भारत का पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक रूप से यूनिफिकेशन हुआ। कैसे हुआ? पॉलिटिकल रूप से तो आप देखोगे कि ब्रिटेन बहुत सारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सब्सिडरी अलायंस लेके आया था, जिससे क्या हुआ, देश के लोगों को लगा कि यार हम लोग का जो प्रॉब्लम है उसका कारण जो है वो अंग्रेजी है। तो पॉलिटिकली रूप से वो लोग एकजुट हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन रूप से कैसे हुआ? तो उसमें आपको पता है कि रेलवे आ गया, टेलीग्राफ आ गया, तो लोग जो है एक जुड़ गए। इंडियन पीनल कोड आ गया, मतलब पूरे देश में एक कानून चलेगा, है ना। उसके बाद जो CRPC आया, हमने ये सब पढ़ा है, तो ये सब आया था, कोड ऑन सिविल प्रोसीजर आया था। तो एक तरह का अगर प्रशासन होगा, ठीक है, एक तरह का सिविल सर्विस होगा, तो उससे भी लोग क्या होंगे, जुड़ेंगे। साथ ही साथ आर्थिक रूप से इकोनॉमिक एकीकरण हुआ, क्योंकि लोगों को लगता था कि यार हम लोग को टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है, किसानों का शोषण होता है, तो आर्थिक रूप से महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो आर्थिक रूप से जब अपने को लोग एनालिसिस किए तो पता चला कि यार हम लोग का प्रॉब्लम का जो मेन कारण है वो है अंग्रेज। तो आर्थिक रूप से वो एकीकरण हो गया और राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ठीक। उसके अलावा जो वेस्टर्न थाउट था दोस्तों, जो पाश्चात्य जो आपका थाउट था, विचार था, वेस्ट का एजुकेशन था, तो लोग जब उसको पढ़े, यहाँ के लोग पढ़ने के विदेश में या फिर उनका बुक पढ़े, तो पता चला कि यार लोकतंत्र हम लोग को तो मिलना चाहिए, लेकिन अंग्रेज़ तो लोकतंत्र यार नहीं दे रहा है ना। तो जब विचार हुआ, उनका शिक्षा प्रोपगेट हुआ, तो वो अपने विचारों का रखे, न्यूज़पेपर लिखे, ये लिखे वो लिखे, तो उससे भी लोगों को राष्ट्रवाद का भावना जो है लोगों में जगा। इसके अलावा बहुत सारे जो रिफॉर्मर मूवमेंट थे, समाज सुधार, वो बोलते थे कि हमारा जो इतिहास है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो जब वो लोग पढ़ने लगे कि यार तुम अंग्रेज़ बोल रहा है कि तुम लोग बेवकूफ़, अंग्रेज़ बोलता था ना कि यार तुम क्या जानोगे लोकतंत्र के बारे में, तुम तो एकदम बेवकूफ़ हो, तुम्हारा इतिहास ही एकदम ख़त्म है। लेकिन जब सब लोग देखे यार चोल के बारे में पढ़े, चोल वंश के बारे में, जब लोग गुप्त वंश के बारे में पढ़े, जब लोग जो है पांडे वंश के बारे में पढ़े, तो देखे यार चोल में तो यार बहुत पहले से ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, स्वायत्त शासन है, तो कैसे अंग्रेज़ बोल रहा है यार। फिर हम लोग का जो देखेंगे, हम लोग का लिटरेचर, अंग्रेज़ बोलता था ना कि अपने पर जैसे थॉमस मैकाले क्या बोला था कि इंडिया का जो लिटरेचर है एकदम पिछड़ा हुआ है। लेकिन देखा गया यार कालिदास वालिदास कितना तगड़ा तगड़ा बुक लिखा है, शेक्सपियर तो कुछ नहीं है उसके सामने। तो जब लोग अपने इतिहास का पुनर्खोज किया तो पता लोगों में कॉन्फिडेंस जागा, तो राष्ट्रवाद का भावना अपने आप आ गया, ठीक है। इसके अलावा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में भी हुआ, सामाजिक सुधार आंदोलन, जहाँ पे लोगों ने समाज को सुधार किया, धर्म को सुधार किया। जब तक धर्म और समाज का सुधार हुआ तो लोगों में जो भेदभाव था वो दूर हुआ और लोगों में राष्ट्रवाद का भावना जग गया, ठीक है। उसी तरह मिडिल क्लास इंटेलिजेंस या बुद्ध जीवियों का उदय हुआ। ये लोग बाहर में जाके पढ़ें, जाने कि यार किस तरह से ब्रिटेन का शोषण कर रहा है। ब्रिटेन अपने यहाँ तो बहुत बढ़िया से रह रहा है ब्रिटेन में, लेकिन वहाँ के लोगों को अधिकार दे रहा है, लेकिन वही ब्रिटेन जब इंडिया में आता है तो लोगों का शोषण करता है। ये तो गलत बात हो गई भाई, ये तो दोगलापंथी हो गया, है ना। बोल रहा है कुछ, कर रहा है कुछ। तो वो लोग अपने विचार जो है न्यूज़पेपर के थ्रू ये सब रखे, ब्रिटेन संस्था बनाए, है ना, ब्रिटेन लोगों का संस्था बनाए, ग्रुप बनाए, अपने विचार रखें, ठीक है। और उससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ठीक। उसी तरह कंटेम्प्रेरी मूवमेंट भी चला था, समकालीन घटना भी हुआ था दोस्तों, जिसमें ये दिखा गया था कि जैसे हमने ऊपर देखा
कि क्रीमिया के युद्ध में हार गया, अफ़गान के युद्ध में हार गया, फ्रांसीसी क्रांति ये सब हुआ, तो वो सब के द्वारा भी लोगों को जो है नए नए विचार उभर के आए। हम लोग को पता चला कि हम लोग भी अंग्रेज़ को हरा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि यार एक राष्ट्र में जुड़ने का, तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उसी तरह प्रेस जो होता है, न्यूज़पेपर, लिटरेचर के थ्रू भी जो दोस्तों लोगों ने विचार लिखा, जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी लिखे। कौन लिखे? दादा भाई नौरोजी। तो पता चला यार कि किस तरह से अंग्रेज हम लोग को लूट रहा है, हम लोग को एक राष्ट्र में जुड़ना। और क्यों लूट रहा है? क्योंकि हम लोग सब अलग अलग हैं, है ना। तो लिटरेचर और प्रेस के आधार पे भी जो है लोग जो है एकजुट हुए। उसके अलावा और है रिएक्शनरी पॉलिसी, मतलब दमनकारी नीतियाँ। अंग्रेज कुछ अधिकारी ऐसे थे, लगभग सब तो एक ही टाइप के थे, वो ऐसा पॉलिसी लाते थे जिसका मकसद था कि भारत को लोग कभी जो है आगे नहीं आए। तो जब लोगों को लगा कि अंग्रेज हम लोग का जो है मतलब भलाई करने के लिए नहीं आए। अंग्रेज शुरू में क्या बोला था कि जब आया था, तो हम यहाँ पे शासन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जो है वो कैपेबल नहीं है, समर्थ नहीं है, इसलिए हम उनका सुधार करना चाहते हैं, है ना, हम उनको काबिल बनाना चाहते हैं। ठीक, तो लोगों को लगा वो ठीक है यार, सही बोल रहा है। लेकिन जब देखा गया कि भैया अंग्रेज जो नीति लाया है वो तो कोई काम का नहीं है इंडिया का, वो तो इंडिया के अगेंस्ट है। जैसे कि लिट्टन लेके आया था सिविल सर्विस एज, उसमें क्या सिविल सर्विस एक्ट लेके आया था, इसमें सिविल सर्विस का जो एज होगा, जो एग्ज़ाम देने का, वो 21 साल से घटा के 19 साल कर दिया। इसका मतलब क्या है कि कम छोटे उम्र वाले अब नहीं भर सकते। मतलब देख रहे हो कि भाई इंडिया के अगेंस्ट है ये। उसी तरह जब दिल्ली दरबार लगाया था, रानी विक्टोरिया जो ये थी ना, रानी विक्टोरिया, उसका स्वागत करने के लिए जो है दिल्ली दरबार लगाया था दोस्तों। ठीक है, क्यों लगाया था दिल्ली दरबार? क्योंकि उसका स्वागत करना था, क्योंकि आपको पता है कि 1858 के बाद जो है पावर जो है ट्रांसफ़र हो गया था क्राउन को, रानी को। लेकिन जो ओरिजिनल में या जो फाइनल जो पावर ट्रांसफ़र हुआ वो हुआ था 1875, 76, 77 के आसपास। तो उसी को सम्मान करने के लिए दिल्ली दरबार लगा था 1857 में, 77 में। लेकिन उसी समय देश में क्या था? भूखमरी था। तो लोगों को लग रहा है भैया एक तरफ देश में लोगों को खाने का पैसा नहीं है और ऊपर से तुम दिल्ली दरबार लगा के पूरा एकदम मीट वीट खा रहे हो, नोचे जा रहे हो, तो तुम भारत का घंटा केयर कर रहे हो, है ना। ठीक है, तो लोगों को धक्का लगा। उसी तरह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ये लिखा था कि कोई भी जो है न्यूज़पेपर है, अगर वो वर्नाकुलर लैंग्वेज, देसी भाषा में लिखा गया है, तो उसको जो है एक बॉन्ड देना पड़ेगा, एक कागज़ का टुकड़ा लिख के एक साइन करना पड़ेगा कि हम जो है सरकार के अगेंस्ट कुछ चीज़ नहीं छापेंगे, और अगर हम छापते हैं तो हमको जो है न्यूज़पेपर को जब्त कर लिया जाएगा, हमको पैसा भी जो हम दिए हैं सिक्योरिटी वो भी जब्त कर लेगा। लेकिन ये जो कानून था वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पे अलाउ नहीं था, सिर्फ देसी भाषा पे था। तो लोगों को लगा भैया कि ये तो देसी भाषा के अगर विरुद्ध है, इसका मतलब अंग्रेज़ नहीं चाह रहा है कि यहाँ का देसी भाषा प्रमोट हो और सभी लोग जो है पढ़े। तो इससे भी लोगों को लगा कि यार अंग्रेज़ अपना हमारा भलाई करने के लिए नहीं आया है, बल्कि हमको लूटने के लिए आया है। और लोगों में राष्ट्रवाद जागा। उसी तरह आर्म्स एक्ट आया दोस्तों। आर्म्स एक्ट ये बोलता है कि इसमें परमिशन ये दिया गया था कि कोई भी यूरोपियन जो है बंदूक रख सकता है, ठीक है, बिना लाइसेंस का। और अगर अंग्रेज़ को बंदूक रखना और अगर इंडिया वाले को बंदूक रखना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो भेदभाव तो हो ही रहा है, क्योंकि आप अंग्रेज़ को बोल रहे हो कि बिना लाइसेंस का, और भारत के लाइसेंस का, तो विरोध करेगा ना। साथ ही साथ पहले आपको पता है आदिवासी जो होते थे शेड्यूल ट्राइब, तो भाई उनका तो पेशा ही होता था कि वो करना, शिकार करना, ये तो उनके पास तो हथियार होना चाहिए। तो अब वो कहाँ से परमिशन लेने जाएंगे? ठीक है, तो ये सब जो पॉलिसी आया वो लिट्टन के द्वारा है। तो लिट्टन जब ये सब लेके आए तो लोगों को लगा कि ये सब जो है ना, ये अपना लिट्टन भलाई के लिए लाया है, हमारे भलाई के लिए नहीं लाया है भैया, तो हम लोग को विरोध करना चाहिए। ठीक है, उसी तरह रिपन एक बढ़िया आदमी था। तो इसके समय में एक इल्बर्ट बिल आया था, जिसको बोलते हैं इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, 1883 में। रिपन का टाइम था 1880 से 84, तो उसी के समय था आपका रिपन, है ना, उसी के समय ये बिल आया रिपन का टाइम। और लिट्टन का टाइम था 1876 से 80, मतलब जस्ट लिट्टन के बाद कौन आया था? 76 से 80 लिट्टन, और लिट्टन के बाद 80 से 84 रिपन। ठीक, तो इल्बर्ट बिल आया था दोस्तों। इल्बर्ट बिल में ये लिखा था कि आपको पता है कि पहले जैसे मान लो कोई ब्रिटेन, कोई यूरोपियन है, ठीक है, कोई अंग्रेज़ है, ठीक है, और ये कुछ कांड कर दिया, मान लीजिए किसी का मर्डर कर दिया, तो पहले ये होता था कि अंग्रेज़ के टाइम में इसने अगर मर्डर किया है तो इसका जो केस का सुनवाई करेगा वो यूरोपियन जज ही करेगा। मतलब इंडिया में जो भी अंग्रेजी न्यायाधीश होगा, जज होगा, वही सुनवाई करेगा वैसे केस का जिसमें अंग्रेज़ जो है अभियुक्त है, कॉन्विक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर कोई इंडियन हो तो इंडियन वाले का सुनवाई यूरोपियन भी कर सकता है और इंडिया के जज भी कर सकता है। मतलब इंडिया के जज को कोई अंग्रेज़ का केस का मुकदमा का सुनवाई करने का परमिशन नहीं था दोस्तों। तो इल्बर्ट बिल जब आया तो उसमें ये बोल दिया गया कि देखिए जो यूरोप के लोग हैं अगर वो क्राइम व्राइम करते हैं तो उसका जो सुनवाई है वो अंग्रेज़ जज तो करेगा ही, भारत का जज भी करेगा, मतलब भारतीय भी करेगा। इसका मतलब बढ़िया चीज़ लाने का ये बात बोला, अच्छा चीज़।
लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेज़ लोग इसका विरोध किए तो फिर जो है ये कानून कमज़ोर रूप में लाया गया। ठीक है, उसमें ये लिख दिया गया कि ठीक है हम ये बिल को पास करते हैं, लेकिन अगर अंग्रेज को का सुनवाई भारतीय वकील करेगा, जज करेगा, तो एक ज्यूरी के रूप में करेगा, ग्रुप में करेगा, है ना। तो उस ज्यूरी को चेंज कर सकता है। मतलब मान लो कि ये कोई अंग्रेज़ है, ठीक है, ये कोई अंग्रेज़ है, इसने कोई क्राइम किया, और जो क्राइम किया तो ये आपका इंग्लिश जज है, ठीक है, यूरोप का, और ये जो है हमारा इंडियन जज है, ठीक है, इंडियन भारतीय। अब इसका सुनवाई हो रहा है, तो ये अंग्रेज़ चाहे ना तो ये जो ग्रुप में सुनवाई कर रहे हैं ना, इनका चेंज कर सकता है। मतलब ये बोल सकता है कि हमको इंडिया वाले से सुनवाई नहीं करना है, ठीक है, सुनवाई कर सकता है, लेकिन अगर ये चाहेगा तो चेंज कर लेगा। क्या मतलब रह गया, ये बिल का कोई मतलब रहा नहीं। ये इल्बर्ट बिल क्या बोला था भैया कि सुनवाई कर सकता है, सुनवाई तो करने दे रहा है, लेकिन ये बोला कि चेंज भी कर सकता है। तो चेंज कर देगा तो फिर क्या मतलब रहा इसका लाने का, कोई मतलब नहीं रहा ना बिल लाने का। तो इसीलिए जब बिल लाया, इल्बर्ट बिल लाया गया, तो देखा भारत के लोग देखा कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, भारत के लोगों को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन भाई इसका अंग्रेज़ तो विरोध कर दे रहा है। तो क्यों अंग्रेज़ विरोध कर रहा है, इसका मतलब भैया कि अपने अच्छे काम के लिए अंग्रेज़ नहीं आया है, ये अपना जो है भेदभाव कर रहा है अपना, ठीक है ना। तो इससे लोगों को राष्ट्रवाद जो है उभर के आया। बात समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों भारत में किस तरह प्रेस का डेवलपमेंट हुआ, न्यूज़पेपर का, ठीक है। तो देखिए जेम्स अगस्टस हिक्की, ठीक है, 1780 में दोस्तों इसने पहला न्यूज़पेपर लेके आया था, ठीक है, जिसका नाम था बंगाल गजट या कलकत्ता, इसको जनरल एडवर्टाइज़र भी बोलते हैं। ये वीकली न्यूज़पेपर था लेकिन इंग्लिश में था, ठीक है। तो इस न्यूज़पेपर में जो जेम्स अगस्त हिक्की था दोस्तों, वारन हेस्टिंग्स का जो भी पॉलिसी था ना, उसका वो क्रिटिसाइज़ करता था। तो क्रिटिसाइज़ करने के कारण ये जो न्यूज़पेपर था दोस्तों, उसको अंग्रेज ने सीज कर लिया, बंद कर दिया, ठीक है। तो पहला न्यूज़पेपर कौन था, जेम्स अगस्टस हिक्की, इंग्लिश में था। कौन ले आया था, जेम्स अगस्टस ने 1780 में वारन हेस्टिंग्स की नीति का विरोध कर रहा था, तो 1782 में इसको जो है बंद कर दिया गया। और ये जो न्यूज़पेपर था दोस्तों पूरे एशिया का पहला न्यूज़पेपर था, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्या क्या कानून था प्रेस को लेके, है ना। इसके अलावा अंग्रेज जो है के टाइम में दोस्तों एक और रेगुलेशन लाया गया था, ठीक है, जिसको बोलते हैं लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823, ठीक है। इसको लाया गया था गवर्नर जनरल किसके समय में, जॉन एडम्स के समय में, ठीक। तो राजा राम मोहन राय, RR राय हमारा मतलब राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने एक न्यूज़पेपर लिखा था, मैंने आपको बताया था, मिरातुल अकबर, एक तरह का न्यूज़पेपर या समझ लीजिए एक मैगजीन टाइप का। तो इसके मैगजीन को रोकने के लिए, पब्लिशन को रोकने के लिए ये वाला कानून जो है लाइसेंसिंग रेगुलेशन लाया गया था। आपको याद रखना है किसके लिए लाया गया था, राजा राम मोहन राय का जो बुक था या मैगजीन था या पत्रिका था, उसको विरोध कर लिया, ठीक है। चलिए प्रेस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1835 में लाया गया था। इसको मेटकाल्फ एक्ट भी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि चार्ल्स मेटकाल्फ के अध्यक्षता में ये लाया गया था, ठीक है। तो इसका गवर्नर जनरल थे दोस्तों चार्ल्स मेटकाल्फ, वो 1835 से 36 के समय में था। तो ये क्या किया, जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन था दोस्तों, ठीक है, उसको वो ख़त्म कर दिया, ठीक है, ख़त्म कर दिया मतलब बढ़िया चीज़ कर रहा है। इसीलिए इनको मेटकाल्फ को बोलते हैं लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, मतलब भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता बोला जाता है कि इसको मेटकाल्फ को, बहुत अच्छे आदमी थे, ठीक। चलिए अब हम देखेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मैंने पहले भी आपको बता दिया इसके बारे में, या गैगिंग, इसको गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं। गैग मतलब होता है मारना, पकड़ के लिटा के मारना, ठीक है। गैगिंग एक्ट 1878 में लाया गया था, ठीक है। लिटन का टाइम ही था 1876 से 80, पहले बता दिया था, है ना। 1876 से 80 जो है, 1876 से 80 जो है वो लिटन का टाइम था, ठीक। तो उस समय लाया गया था 1878 के आसपास। तो इसमें ये बोला था, जो पावर दिया गया डीएम को, डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उसका पावर था कि जो भी पब्लिशर है दोस्तों, जो भी न्यूज़पेपर या पत्रिका ला रहा है, ठीक, तो उसका जो भी संपादक है उसको एक बॉन्ड देना पड़ेगा, मतलब एक कागज़ में लिख के देना पड़ेगा कि हम सरकार के अगेंस्ट कोई भी ऐसा चीज़ नहीं छापेंगे जिससे समाज में असंतोष बढ़ेगा, मतलब असंतोष बढ़ेगा, और उसको कुछ पैसा भी जमा करना पड़ता था। और अगर वो आदमी इसको वायलेट कर रहा है तो उसका पैसा भी जाएगा, ठीक, और उसके अगेंस्ट कार्रवाई भी होगी, और उसको जो भी मशीन से जिस मशीन से वो छाप रहा है वो भी उसको जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। और जो भी डिसीजन डीएम फैसला जो भी दे दिया कि फलाना आदमी का जो है जब्त कर लिया जाए, तो इसके फैसले के विरुद्ध आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ये वाला जो चीज़ था वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पे अप्लीकेबल नहीं था, सिर्फ किस पे अप्लीकेबल था, नामी या वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब देसी, जो भी इंग्लिश के अलावा जो भी भाषा में छपी उसको क्या वर्नाकुलर बोलते हैं, ठीक है। तो भारत के लोग बेवकूफ़ नहीं थे, भारत के लोग में से एक तेज आदमी था अमृता बाजार पत्रिका, ठीक है। ये पहले हिंदी में छपता था, लेकिन जब से न्यूज ये कानून आया तो रातों रात जो है इंग्लिश में चेंज हो गया। अब ये वाला कानून इस पर नहीं लगेगा, है ना। तो लोग भी होशियार थे।
फिर जब रिपन आया, रिपन बढ़िया आदमी था, तो रिपन ने इस कानून को दोस्तों रद्द कर दिया, ख़त्म कर दिया 1882 में। ठीक है दोस्तों। अब कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है प्रेस से। तो पहला देखिए, भारत की जर्नलिस्ट, इंडियन जर्नलिस्ट जो अरेस्ट हुए थे, ठीक है, वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्यों अरेस्ट हुए थे? क्योंकि इन्होंने कोर्ट का निंदा किया था। कोर्ट का निंदा मतलब कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, उसको डिसीजन का इन्होंने अपमान किया, कुछ उसके अगेंस्ट में बोला होगा। ठीक है, क्या बोला था? तो एक जज था दोस्तों नॉरिस, उसने हिंदू जो धार्मिक भावनाएं हैं उसका ठेस पहुंचाया था कोई केस में, कोई जजमेंट में। तो इसीलिए भाई सुरेंद्र बनर्जी ने उसका अपोज किया था कि ये तुम क्या बोल रहे हो, बेवकूफ़ हो गया, कुछ बोला होगा। तो जज नॉरिस का जो है निंदा किया था। तो उसी के अगेंस्ट जो है इसको जेल जाना पड़ा। ठीक, अरेस्ट करना पड़ा। तो उन्होंने ये निंदा जो किया था वो अपने एक न्यूज़पेपर था दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, उसका नाम था बंगाली, 1883 में। ठीक है, तो ये जब जज ने जब फैसला सुना रहे थे इसके अगेंस्ट में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अगेंस्ट में, तो उस समय एक और जज थे, उनका नाम था रमेश चंद्र मित्र। वो भारतीय जज थे। उन्होंने इस फैसले से असहमत हुआ, इनको जेल का जो बोला गया कैद होने का, तो उनका विरोध किया था ये। ठीक है, कौन? हमारे रमेश चंद्र मित्र ने। ठीक है, तो पहला आदमी कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो अरेस्ट हुए थे, कोर्ट की निंदा किए थे। क्यों किए थे? कि जज नॉरिस का उन्होंने हिंदू धर्म का भावना का ठेस पहुँचाया था, तो उनको अरेस्ट भी जाना पड़ा था। बंगाली न्यूज़पेपर में लिखते थे। और रमेश चंद्र मित्र जो इंडियन जज थे, जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, और उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस के पूर्व की जो संस्थाएं थी दोस्तों उसके बारे में। ठीक है, तो आप लेक्चर कैसा लग रहा है आपको बताइए कमेंट सेक्शन में। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो आप देख रहे थे 0IAS का चैनल। ठीक है, हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 कर लिए हैं, और नेक्स्ट में हम लोग लेक्चर नंबर 6 करेंगे, और लेक्चर नंबर 8 टोटल 3 लेक्चर और आएगा, और आपका पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कल तक, और एट मैक्स परसों तक, मंडे तक आपका पूरा मॉडर्न इंडस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। और इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ का जो है हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे, उसका भी जो है ये इस वीक के अंत तक कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अकाउंटिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, लाइक कीजिएगा। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ था मैं दोस्तों, मेरा नाम राहुल बनवाल है। मैं EPF फॉर्म एक सेलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने UPSC का मेंस 2020 में और UP PCS का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। इसका फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू।